गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो DFCCIL का जो एग्ज़ाम होना था, इसकी डेट आ गई है 10 जुलाई। 10 जुलाई इसकी डेट आई हुई है। तो जो इसका सिलेबस था, सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट हैं। केवल एक टॉपिक इसमें रह रहा था, जो मैंने आपसे कहा था कि बैच कोर्स में भी कराया जाएगा और उसको हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल कर देंगे। 2-3 क्लास थी, ताकि उस 2-3 क्लास के लिए बच्चों को यहाँ वहाँ परेशान ना होना पड़े। तो इसमें DFCCIL का जो एग्ज़ाम 10 जुलाई की डेट जो आई है, इसमें 10 मार्क्स का एक टॉपिक है, नॉलेज अबाउट DFCCIL एंड रेलवेज। इसमें एक टॉपिक आपका नॉलेज अबाउट DFCCIL एंड रेलवेज, ये 10 मार्क्स का टॉपिक है। मैंने कहा था 2-3 क्लास में हम इसको कवर कर देंगे और छोटा एरिया है और 10 नंबर का आएगा। इसके अलावा करंट अफेयर की 1-2 क्लास हम इसमें और ऐड कर देंगे, जिसमें 10 मई तक हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है सारे बैचेस को। आरोहण पे सारे बैचेस में 10 मई तक का हो रखा है। और जून का डाटा जो है वो हम अभी 1-2 क्लास करके जल्दी ही इसको ऐड कर देंगे। मतलब आपका 2 से 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा 30 तारीख तक मैक्सिमम, और 1-2 दिन में 1-2 क्लास में करंट अफेयर का एरिया। ठीक है, जो इसका एग्जाम पैटर्न है एक बार जरा हम चर्चा कर लें इस पर। जो इसका एग्जाम पैटर्न है जरा एक बार देख लें। इसमें जो CBT 1 का एग्जाम है, देखो पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर आसान रहेगा इसमें। RRB का भी एग्जाम आपने देखा, जितने टाइम में जितने क्वेश्चन, तो पेपर टफ तो नहीं होगा। देखो इसमें भी CBT 1 है, CBT 2 है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी कुछ कैटेगरी में है, सब में नहीं। तो CBT, CBT 1, CBT 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट। ज्यादातर जो इसमें वैकेंसीज थी CBT 1, CBT 2 सब में है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। सारी डिटेल हमने बताई थी, ये सब बताया हुआ है आपको। CBT 2 में देखो इन्होंने लिखा हुआ है 20 टाइम्स। CBT 1 में 20 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे, जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी 20 टाइम्स क्वालिफाई करेंगे 2 के लिए, CBT 2 के लिए। तो अच्छा नोटिफिकेशन निकाला, तो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। देखो इसमें ये जो पॉइंट है, फर्स्ट स्टेज के पेपर में, मतलब CBT 1 में 100 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट में। तो पहली बात तो ये हो गई, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन तो आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं, 2-4 क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज सिंगल लाइनर रहेगा पेपर, जैसे मैंने UPPSC A के लिए बताया था आपको। ठीक, MS शर्मा RPSC वाले बच्चों को भी मैंने ये दे दिया है एक्सेस, क्योंकि कई बच्चे DFCCIL भरे हुए हैं, उन काफी कैटेगरी को मैंने एक्सेस दिया है, क्योंकि अलग अलग कोर्स आरोहण पे जो बच्चे हैं वो DFCCIL भरे हुए हैं। RPSC में इसमें एक टॉपिक आपके सिलेबस में है DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्लियर है? तो फिलहाल यहाँ मैं DFCCIL जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा आपको। RPSC मेंस के लिए आप चाहें तो उस समय कराऊंगा, तब देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी काम चल जाएगा। पर अभी फिलहाल मैं माइंड सेट बना के चल रहा हूँ DFCCIL ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो CBT 1 में 100 क्वेश्चन MCQ, या चाहे तो अभी कर लें, उस समय कराऊंगा तो रिवीजन कर लेना। RPSC वाले में भी कराऊंगा अलग से, तो रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं, अभी भी पढ़ सकते हैं RPSC वाले जो हैं। ठीक, रिपीट कर रहा हूँ, DFCCIL जो RPSC वाले बच्चों ने भरा है उसके हिसाब से कराया हुआ है। RPSC मेंस के लिए भी पढ़ सकते हैं, जब मैं दोबारा RPSC मेंस में कराऊंगा तो रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं वहां। फर्स्ट स्टेज CBT 100 MCQ, 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव 90 मिनट में। तो पता लग गया ये पेपर मेनली सिंगल लाइनर रहेगा, 2-4 क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकते हैं। मैच द फॉलोइंग 1-2 क्वेश्चन आ जाए, 2-4 क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट, बाकी 90% से ऊपर पेपर ये सिंगल लाइनर रहेगा। पेपर टफ नहीं होगा, सिंपल रहेगा, जैसे RRB वगैरह का भी होता है। अब देखो इसमें सिलेबस जो इन्होंने लिखा हुआ है, ये सिलेबस है। जनरल साइंस आपका 10 तक के लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो जो मैंने आज जनरल साइंस आपको पढ़ाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री 10th लेवल तक का, लाइफ साइंस 10th लेवल तक का, वही एज इट इज यहाँ पर काम आ जाएगा। 15 क्वेश्चन आएंगे इस पे। जनरल साइंस 15 क्वेश्चन आएंगे, छोटा एरिया है, ये पहले हो जाना चाहिए था। जैसे मैंने RRB के लिए भी सेम स्ट्रेटजी बताई थी, ये 15 क्वेश्चन जनरल साइंस आसानी से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड
सत्यप्रकाश यादव सर अभी जो लाइव क्लासेस ले रहे थे वो लेक्चर आप लोगों के इस बैच को भी एक्सेस दिया हुआ है। DFCCIL में भी हमने एक्सेस दे दिया है, आरोहन के ज्यादातर बैचेस को दे दिया है वो, ठीक है। तो एप्टी रीजनिंग पहले का भी पढ़ा हुआ है, जो लेटेस्ट अभी कराया गया वो भी दे दिया गया है। 2-2, 3-3 टीचर ने पढ़ा रखा है, जिसका भी ठीक लगे देख सकते हैं। एप्टी रीजनिंग सत्यप्रकाश यादव सर ने भी लाइव में कराया, रीजनिंग पूरा हो गया, एप्टी थोड़ा बहुत रह गया है इसमें। बाकी पहले भी अभिजीत सर ने कराया हुआ है, ऐश्वर्या मैम ने कराया हुआ है, 2-3 टीचरों ने पढ़ाया हुआ है, सेम सब्जेक्ट 2-3 बार हुआ है रोहन पर। दोनों तीनों एक्सेस दे दिया है, किसी बच्चे को जिसका ठीक लगे वो देख सकते हैं, ठीक। एक टॉपिक आपका नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL, अभी हम ये डिस्कस शुरू करेंगे, आज से इसको स्टार्ट करेंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे। मैं जो कराऊंगा मेरी कोशिश ये है कि 7 तक आपको क्लास से मिल जाएं। देखो 10 के 10 मैं नहीं बोल सकता, 10 में से 7 तक आपको एज इट इज क्लास से मिल जाएं। 2-3 क्वेश्चन के बारे में नहीं कह सकता, हो सकता है 1-2 ऐसा पूछ ले जो मुझे भी ना पता हो, पर 10 में से 7 तक क्लास से उम्मीद है कि आपको एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। तो एप्टी आरोहन पर 2-2, 3-3 बार हो रखा है, लेटेस्ट वाला भी अवेलेबल करा दिया। रीजनिंग भी, जनरल साइंस मैंने पढ़ाया हुआ है, 10th लेवल तक का आपके मतलब का है। नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद बचता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका जीके करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। जीके करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 4 सब्जेक्ट और 5वां ICT। उसके अलावा एनवायरनमेंट, यही 5-6 सब्जेक्ट जो RRB के लिए थे वही सेम एज इट इज यहाँ पर भी काम आएगा, और ये 15 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो जनरल साइंस, एप्टी रीजनिंग और रेलवे DFCCIL के बारे में ये पहले रेडी कर लेना चाहिए। जनरल अवेयरनेस 15 ही क्वेश्चन है पर सिलेबस ज्यादा है, तो उसमें भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके करंट अफेयर, ICT, एनवायरनमेंट, 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। पर जो क्लास में कराया है GS किसी ने कर रखा है तो पूरा का पूरा यहाँ से बहुत बढ़िया पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर मैं कह रहा हूँ जो नए बच्चे भी हैं, जो आरोहन पर नए स्टूडेंट भी हैं, अभी जिनको 15-20 दिन मान लो पढ़ते हुआ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने GS कराया है एक बार अगर कर लोगे GS पूरा, किसी एग्जाम में परेशानी नहीं होगी। ज्यादातर पेपर में GS जो आता है उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस 10th तक का, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। BPSC में फिजिक्स केमिस्ट्री 11th-12th का भी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी में फिजिक्स 11th-12th का भी है। अभी सुनील सर ने कराया है, फिजिक्स पूरा हो गया, केमिस्ट्री पूरा हो गया, इसकी कंबाइंड PDF भी ऐड कर दी, क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। और बाकी सारे एग्जाम में SSC, JEE, RRB इन सब में 10th लेवल तक का आता है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आरोहन पे 10th लेवल तक का मैंने कराया है, 11th-12th का सुनील सर ने कराया है, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। BPSC AE में भी आएगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी में आता है फिजिक्स। पर बाकी एग्जाम में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री, जीके एंड करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, ICT, ये 8 सब्जेक्ट हैं GS में। 8 सब्जेक्ट हैं, एक एक करके अगर सारे पढ़ लोगे किसी भी एग्जाम में GS दिक्कत नहीं करेगा। अब किसी ने 2 पढ़े, किसी ने 3 पढ़े, वो 4 पढ़ के गया, अगर एक बार पूरे कंप्लीट हो गए तो GS में अच्छा खासा लेवल आपका होगा, किसी पेपर में GS में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो वापस आ जाएं, तो पैटर्न हमने देख लिया। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आएंगे, सिंगल लाइनर ज्यादा रहेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट 2-4 क्वेश्चन होंगे। 90% पेपर सिंगल लाइनर रहेगा और सिंपल रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जनरल साइंस में 15 क्वेश्चन है, कम से कम 12 आपको कॉपी के मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस ज्यादा सब्जेक्ट है, सिलेबस बड़ा है, पर 15 में से 12 से कम ये भी नहीं मिलेगा। पेपर के बाद नोट से मैच करा सकते हैं, हर बार ट्रैक रिकॉर्ड यही रहता है, एज इट इज कॉपी से मिल जाएगा। 10 में से 7 आपको यहाँ मिल जाएंगे रेलवे DFCCIL के बारे में। बस पॉइंट वही है, आरोहन वाला पढ़ा है कि नहीं। सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो आया नहीं आया जान ही क्या पाओगे, पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। RRB वाले जो बच्चे हैं वही बढ़िया करके आएंगे, उन्होंने पढ़ा हुआ है। टॉपिक शुरू करें। देखिए इसमें 2 पार्ट है, एक तो आएगा, इसने लिखा है नॉलेज अबाउट DFCCIL एंड रेलवे, है ना, नॉलेज अबाउट DFCCIL रेलवे। DFCCIL खुद भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आता है। पहले तो उसका देखो मतलब समझ लो, इसके नाम में क्या लिखा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे एक क्वेश्चन DFCCIL का फुल फॉर्म भी पूछ ले, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट, फ्रेट का मतलब क्या है, जो माल भाड़ा, ढुलाई, सामान, जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे मालगाड़ी क्या करती है, गुड्स को लेके एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करती है,
तो डेडिकेटेड का मतलब ऐसे डेडिकेटेड रूट तैयार किए जाएं जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हों, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, रॉ मटेरियल पहुंचाना है, जो तैयार हो गया सामान उसको एक से दूसरी जगह ले जाना है, तो डेडिकेटेड कॉरिडोर तैयार किए जाएं जहां से टाइम भी बचे, कॉस्ट भी बचे, और डेडिकेटेड रूट बनाए जाए जहां ट्रेनों की स्पीड भी दी जाए। भाई एक ही रूट पे पैसेंजर ट्रेन भी चल रही है, मालगाड़ी भी चल रही है, तो डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जाए जिससे स्पीड बढ़ेगी, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज तक सामान भी आ जाएंगे, वहां से जो तैयार होगा सामान वो भी चला जाएगा। तो फ्रेट का मतलब है जो माल भाड़ा, ढुलाई, ये सब जो वो मतलब है फ्रेट का, कि गुड्स जो बन जाती हैं, सामान एक से दूसरी जगह ले जाना है, तो डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जाए फ्रेट के लिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इनको बोलते हैं डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा पड़ता है, इतने सारे नेशनल हाईवेज वगैरह बने हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज्यादा आती है। पर अगर हम माल भाड़े की ढुलाई के लिए, सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे ट्रैक बना देंगे, डेडिकेटेड फ्रेट के लिए डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक बना देंगे, तो सस्ता भी पड़ेगा और स्पीड ज्यादा दे दी जाए, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार किए जाएं। अब इनका मेंटेनेंस, इनका ऑपरेशन, इसको चलाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको एक प्रॉपर संस्था चाहिए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जितना मैनेजमेंट है, जो इसका काम धाम है, इसको मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो 2006-7 के आसपास बनाई गई DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL कंपनी तैयार कर दी गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ही आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ही काम करते हैं। रेलवेज की बहुत सारी अंडरटेकिंग्स हैं, बहुत सारी कंपनीज रेलवे के अंतर्गत आती हैं, उनमें एक DFCCIL भी है। पर्पस क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को मेंटेन करना, ऑपरेट करना, ये सारा काम इनको कराना है। एक्चुअल में क्या था, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। सभी ने सुना होगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में क्या था, 4 जो बड़े हमारे मेट्रो सिटी हैं, 4 महानगर जो हैं, उनको जोड़ा गया, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, और ये शेप चारों पॉइंट को मिला के क्वाड्रिलेटरल शेप बन रही थी। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 1999 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, और 2012 तक जाकर ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं है, ये हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में इसलिए बनाया गया था कि जो हाईवे प्रोजेक्ट है, 4 बड़े महानगर हमारे जुड़ेंगे, एक हाईवे नेटवर्क तैयार होगा, उसके किनारे किनारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सब लगाए जाएंगे, और रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से चीजें एक से दूसरी जगह पहुंच जाएंगी। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में इसका भी फायदा लिया गया कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक मेगा प्रोजेक्ट था, इंडिया में सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क प्रोजेक्ट था, और दुनिया में 5वें नंबर पे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क प्रोजेक्ट, और वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है। ये चारों मेट्रो सिटी जो हमारे कैपिटल सिटी है उनको जोड़ता है। तो हाईवे नेटवर्क बन गया इसमें, 99 में शुरू हुआ, 12 में कंप्लीट हुआ। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के किनारे किनारे, ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर के नाम से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये तैयार करना है। कुछ पार्ट इसमें बन गया है, कुछ अभी और बन रहा है, और जितना बनता जा रहा है ना, और एक्सपेंड करते जा रहे हैं, और एरिया को जोड़ते चले जा रहे हैं। तो आपने सुना होगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न DFC, और वेस्टर्न DFC आपने वर्ड सुना होगा। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ही आसपास से कनेक्टेड है, ईस्टर्न DFC और वेस्टर्न DFC। तो जब आपका ये हाईवे नेटवर्क बना हुआ है, इसी के आसपास रेलवे नेटवर्क भी तैयार किया जाए, फ्रेट के ट्रांसपोर्टेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसके आसपास भी तैयार किए जाए। तो एक को नाम दे दिया ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, एक को नाम दे दिया वेस्टर्न कॉरिडोर, जिसमें इंडिया के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को हम कवर कर लें, और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से एक से दूसरी जगह हो पाए। अब तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट गवर्नमेंट निकाल रही है, जैसे मारुति ने एक नया अपना प्लांट लगाया, मारुति ने एक प्लांट लगाया
रेलवे नेटवर्क जहां है उसके पास में ही लगा दिया कि वहीं से सामान बने और वहीं से ट्रेन में लग जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी। और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे, फ्रेट कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगे, सस्ता भी पड़ेगा। भाई रोड नेटवर्क की तुलना में रेलवे वाला सस्ता पड़ेगा। और दूसरी परेशानी क्या है, रोड हाईवे जितने मर्जी बना लो, उसमें पैसेंजर भी चल रहे हैं और ये गाड़ियां भी, सामान ट्रक वक भी चल रहे हैं, तो रिस्क भी बढ़ता है और कंजेशन भी बढ़ता है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप रोड ट्रांसपोर्टेशन पे आए दिन देखो एक्सीडेंट, रोड्स पे बर्डन बहुत ज्यादा है, पैसेंजर भी चल रहे हैं, गाड़ियां इतनी ज्यादा है। पर अगर रेलवे ट्रैक अलग से होंगे सामान को लाने ले जाने के लिए, तो टाइम बचेगा, रोड के ऊपर भी बर्डन कम होगा, सस्ता भी पड़ेगा। इसके कई फायदे होंगे कि डेडिकेटेड कॉरिडोर बन गए हैं सिर्फ सामान को लाने ले जाने के लिए। रॉ मटेरियल लाना है, सीधे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज तक आ गया, सामान बन के तैयार हो गए, गाड़ियां मोटरसाइकिल वहीं से ट्रेन में लदे, एक से दूसरी जगह चले गए, और पूरे भारत में एक नेटवर्क ऐसा तैयार हो जाए। ठीक, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर के अलावा कुछ और भी फ्यूचर प्रपोजल हैं, कुछ और भी कॉरिडोर भारत में तैयार किए जाएंगे। 3-4 प्रपोजल और भी हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। फ्यूचर प्रोजेक्ट में 3 से 4 कॉरिडोर अभी और बनने हैं। तो भारत में एक अच्छा खासा नेटवर्क तैयार हो जाएगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए, जिसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें DFCCIL के अंतर्गत आएंगी, जो खुद रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। क्लियर हो गई बात? एक रूपरेखा समझ आ गई। रेलवे पे एक क्वेश्चन तो देखो बनता है रेलवे जोन्स के बारे में। तो कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जरा मैं ये आपको दिखा दूं। एक तो क्वेश्चन बनता है रेलवे जोन्स बताइए, कौन सी जोन कहां पर है, क्योंकि टॉपिक है अबाउट DFCCIL एंड रेलवे। तो रेलवे के जोन पे क्वेश्चन आता है। हो सकता है सिंगल लाइनर में कोई एक जोन पूछ ले, या आपसे ये पूछ ले मैचिंग, 4 जोन और 4 हेडक्वार्टर कौन सा कहां पर है, मैचिंग करिए। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक PDF मैंने बना के आपको फोल्डर में दे दिया है। ठीक, श्रीकांत कह रहा है इसका PDF मिलेगा। PDF ऑलरेडी आपके फोल्डर में डाल दिया, चेक करिए। जो भी आपका बैच है उसमें देखिए एक फोल्डर बना हुआ है, नॉलेज अबाउट DFCCIL रेलवे। ये PDF ऑलरेडी आपके फोल्डर में है। तो पहले तो रेलवे के जोन्स, रेलवे के टोटल 17 जोन हैं। अभी तक रेलवे के 17 जोन हैं, और 18वां जोन जो लेटेस्ट जोन है वो है रेलवे का 18वां जोन। 17 जोन आप जानते हैं, लेटेस्ट जोन है 18वां जोन, जो है साउथ कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवेज, और इसका हेडक्वार्टर होगा वाइजैग, विशाखापट्टनम। वाइजैग विशाखापट्टनम को ही बोलते हैं, विशाखापट्टनम ही वाइजैग है, विशाखापट्टनम। तो 17 जोन इसमें लिखे हैं, और 18वां जोन जो लेटेस्ट है साउथ कोस्ट रेलवे, इसका हेडक्वार्टर वाइजैग, जिसको हम विशाखापट्टनम भी कहते हैं, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। अब कौन सी जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, पहले तो एक ये क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, कौन सी जोन का हेडक्वार्टर कहाँ। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई। अब ऐसे मत सोचना कि मुंबई तो वेस्ट में पड़ता है तो सेंट्रल का क्यों है, ऐसा नहीं याद कर पाओगे, याद ही कोई कोड बना के याद करना पड़ेगा। सेंट्रल रेलवे मुंबई, भाई जहां के रहने वाले हो वो जोन तो पता होंगी आसपास की, एक दो कुछ याद करने पड़ेंगे। तो सेंट्रल रेलवे मुंबई, ईस्टर्न वाला कोलकाता, तो कोलकाता ईस्ट की तरफ है, कोलकाता तो याद रह जाएगा। मुंबई वेस्ट की तरफ है, पर सेंट्रल का हेडक्वार्टर है। ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। कोस्ट आने से ये तो दिमाग में आ रहा है कि कोस्टल एरिया सोचेंगे, ऐसे कोई थोड़ा थोड़ा हिंट से याद कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई, ईस्टर्न कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर। नॉर्दर्न रेलवे का नई दिल्ली है, नॉर्थ सेंट्रल का प्रयागराज है। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, और नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद प्रयागराज। नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर, ये सबको ही पता होगा, नॉर्थ ईस्ट वाला गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात आ जाए तो गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की बात आए तो गुवाहाटी। नॉर्थ वेस्ट में जयपुर, सदर्न का चेन्नई। नॉर्थ वेस्ट जयपुर, सदर्न चेन्नई। साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, और साउथ ईस्ट कोलकाता। साउथ ईस्ट बिलासपुर, और 3 और हुबली। साउथ वेस्ट का हुबली, हुबली कहां पर है बताओ, हुबली कौन सा स्टेट में है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई, फिर वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, और मेट्रो कोलकाता। वहां सेंट्रल का भी और वेस्टर्न का भी मुंबई, वेस्ट सेंट्रल जबलपुर, मेट्रो कोलकाता।
वैसे जो मेट्रो ट्रेन है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती। कोलकाता मेट्रो जो है वो रेलवे का जोन है। जैसे दिल्ली मेट्रो आप देखोगे, दिल्ली मेट्रो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत नहीं आती है। मेट्रो कोलकाता वाली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पार्ट है। कोलकाता वाली जो मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो, वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। अब 2 जोन का हेडक्वार्टर, मुंबई देखो 2 जोन का हेडक्वार्टर है। मुंबई आपको 2 जगह दिख रहा है, वेस्टर्न में भी है और मुंबई यहाँ पर सेंट्रल में भी है। 2 जोन का हेडक्वार्टर है मुंबई, देखो मुंबई यहाँ भी और ये वाला भी। 2 जोन का हेडक्वार्टर मुंबई, सेंट्रल का भी और वेस्टर्न का भी। ये रहा, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कौन सा सिटी है 2 जोन का हेडक्वार्टर है मुंबई, ऐसे भी आता है क्वेश्चन। हुबली इज इन कर्नाटका, वेरी गुड, हुबली है कर्नाटका में। तो एक क्वेश्चन तो जोन पे, रेलवे जोन बहुत एग्जाम में पूछता है, बहुत पेपरों में आता है क्वेश्चन। ये कौन सी रेलवे जोन कहां पर है ये बताइए, हुबली कर्नाटक है। और एक सिटी जो 2 जोन का हेडक्वार्टर है मुंबई, ध्यान रखें। और दूसरा मेट्रो वाला मिला के देखेंगे, कोलकाता भी 2 का हो जाएगा। कोलकाता मेट्रो को अगर मिला के देखेंगे तो कोलकाता भी 2 का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आंसर है विकास। अगर हम कोलकाता मेट्रो देख रहे हैं, कोलकाता मेट्रो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही आता है, तो कोलकाता को भी कंसिडर करेंगे तो ये भी 2 का हो जाएगा। और फिर 2 क्या, एक ये ईस्टर्न वाला भी हो जाएगा, एक ये ईस्टर्न का भी तो हो जाएगा, 3 हो जाएगा फिर तो। कोलकाता, कोलकाता 3 में आ रहा है देखो, ठीक है, कोलकाता फिर 3 में आ जा रहा है। कोलकाता मेट्रो को भी मिलाएंगे तो कोलकाता 3 का हो जा रहा है। तो कोलकाता 3 और मुंबई 2, अगर ऐसा क्वेश्चन बना के पूछेगा तो एक ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, अगले उस पॉइंट पर आए। एक क्वेश्चन हो गया रेलवे जोन का। 18वीं जोन मैंने बता दी, साउथ कोस्ट रेलवे। 18वीं जोन है साउथ कोस्ट रेलवे, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम को हम कहते हैं वाईजैग, वाईजैग स्टेट आंध्रा। ऐड करना है तो कर लो, फिर आगे बढ़ें। 18 जोन साउथ कोस्ट रेलवे, वाईजैग, आंध्रा। अब आ जाते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी। पहले हम ये समझ लें डीएफसीसीआईएल किस पर्पज से बना। अभी मैंने आपको बताया था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हमें जरूरत क्यों थी। देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए, लोगों को रोजगार जनरेट हो पाए, डेडिकेटेड रूट बन पाए ट्रांसपोर्टेशन का, सामान को जल्दी से जल्दी ले जाने के लिए, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जा सके, टाइम बचे, पैसा बचे, रोजगार जनरेट हो, इकोनॉमी को बूस्ट मिले। भाई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हमें जरूरत क्यों थी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जरूरत हमें इसलिए थी कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल आसानी से पहुंच पाए, डेडिकेटेड रूट बने हो रेलवे के, वहां से जो सामान तैयार हो वो ट्रेनों में लदे और वहीं से आगे बढ़ जाए। तो समय बचेगा, पैसा बचेगा, रोड के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, ट्रकों वगैरह पर डिपेंडेंसी कम होगी, सस्ता भी पड़ेगा, ठीक, और इकोनॉमी को फायदा भी देगा। ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जा सकेगी, डेडिकेटेड ट्रैक होंगे जहां ट्रेनें ही आएंगी जाएंगी, सामान लाएंगी ले जाएंगी, तो उससे स्पीड भी बढ़ पाएगी, समय पैसा सब बचेगा, इकोनॉमी को अल्टीमेटली बूस्ट मिलेगा, रोजगार को भी फायदा होगा। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये हमें इसलिए जरूरत थी, और इसको चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक संस्था की जरूरत थी, वो थी डीएफसीसीआईएल, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है। डीएफसीसीआईएल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब एक एक करके आराम से एक एक लाइन पढ़े, कोई हड़बड़ी नहीं, मैक्सिमम चीजें आपको यहीं पर याद होती चलेंगी, रटना नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनते चलो, पीडीएफ मैंने आपको दे दिया है, ये पार्ट 1, ये पार्ट 1 है आज जो मैंने आपको दिया, पार्ट 1। डेडिकेटेड फ्रेट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक संस्था है, एक संस्था है जिसका काम है कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना, ऑपरेट करना, किसको, डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर जो तैयार किए जाए उनको। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर जो है उनको बनाया भी जाए, मेंटेन भी किया जाए, ऑपरेट भी किया जाए। इस काम को करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है डीएफसीसीआईएल, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत काम करती है। क्या ये समझ आया? फिर सुनिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डीएफसीसीआईएल। क्या पता एक क्वेश्चन यही आ जाए कि डीएफसीसीआईएल का फुल फॉर्म लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। या इसका मोटो क्या है, मोटो बताइए, इसका टैगलाइन या मोटो
ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको बनाया गया कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना और ऑपरेट करना किसको? डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर जो तैयार किए जाएं उनको तैयार भी करना है और मेंटेन भी करना है। इनको पूरे देश में जो ये तैयार होंगे कॉरिडोर, इनको बनाना, मेंटेन करना और ऑपरेट करना। टू बिगिन विद, द गवर्नमेंट हैज इंटरेस्टेड DFCCIL विद, मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन। जैसे ईस्टर्न कॉरिडोर है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कुछ बने हैं, कुछ कंप्लीट होने वाले हैं और कुछ फ्यूचर में और बनने हैं। दो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर अभी जो ऑलमोस्ट ऑपरेशनल, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं। ईस्टर्न कॉरिडोर जो सन्हेवाल से लेकर डंकुनी वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है, ईस्टर्न कॉरिडोर। अब चक्कर क्या है, जितनी लेंथ बनानी थी थोड़ा सा और एक्सटेंड करते जा रहे हैं आगे तक, तो इसलिए कुछ कुछ हिस्सा रह रहा है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये। तो ईस्टर्न कॉरिडोर, पहला इंपॉर्टेंट कॉरिडोर हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर, जो लुधियाना के पास सन्हेवाल से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के डंकुनी तक जा रहा है। एग्जाम का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो गया। ईस्टर्न कॉरिडोर कहां से कहां कनेक्ट कर रहा है, ये एग्जाम का क्वेश्चन हो गया। यही पूछ लेगा, ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न DFC, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहां से कहां जोड़ रहा है? लुधियाना के पास जगह है सन्हेवाल, यहां से लेके बंगाल के डंकुनी तक जोड़ रहा है। पूर्वी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये लुधियाना के पास सन्हेवाल से शुरू होके बंगाल के डंकुनी तक जाता है। जबकि पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पश्चिमी हिस्से में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दादरी, उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जोड़ रहा है। नवी मुंबई में जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वहां से कनेक्ट कर रहा है। अब एक बात बताओ, कितना सारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, बहुत सारा सामान पोर्ट से आता जाता है। जो हमारे पोर्ट्स हैं वहां से बहुत सारा सामान आता जाता है। तो पोर्ट्स पर जो सामान आ गया, अब उसको देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाने के लिए आपको नेटवर्क चाहिए या नहीं? जो सामान पोर्ट्स पर आ गया है तो आपको हाईवे नेटवर्क, रेल नेटवर्क, सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो रेल नेटवर्क भी तो चाहिए। तो वेस्टर्न कॉरिडोर, कई सारे पोर्ट्स हमारे, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कई सारे पोर्ट हमारे कॉरिडोर से कनेक्टेड है, जहां से पोर्ट्स पे सामान आया और वहां से ट्रेनों में लाद के अलग अलग जगह भेज दिया गया। तो वेस्टर्न कॉरिडोर हमारा दादरी उत्तर प्रदेश से लेके मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कनेक्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन तो एग्जाम का यही हो गया, ईस्टर्न कॉरिडोर कहां से कहां तक फैला हुआ है और वेस्टर्न कॉरिडोर कहां से कहां तक फैला हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ईस्टर्न कॉरिडोर में कौन सी जगह नहीं पड़ती। मैप, ईस्टर्न कॉरिडोर जहां से जहां जोड़ रहा है, कौन सा सिटी इसमें नहीं आता, या वेस्टर्न वाले में कौन सा सिटी नहीं आता। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाए तो इस सिटी पूछ सकता है। वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ईस्टर्न कॉरिडोर का बिगिनिंग पॉइंट, एंड पॉइंट सन्हेवाल से डंकुनी तक है। वेस्टर्न कॉरिडोर दादरी से लेके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक है। और अच्छा क्वेश्चन बनाए तो पूरे रूट में कौन सा सिटी नहीं पड़ता या पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, वो मैप वाला। तो दोनों कॉरिडोर आगे मैंने डिटेल में फिर एक्सप्लेन किए हैं। एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में ही आ गया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका काम क्या है ये समझ आया। और दो कॉरिडोर, ईस्टर्न और वेस्टर्न, दोनों कॉरिडोर कहां से कहां कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं, ये कंसेप्ट कहां से आया था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाना, उसके लिए DFCCIL को बनाना, ये सब चर्चा आई कहां से। एक थोड़ा सा हिस्ट्री पहले देखो, भारत का जो बजट, जो जनरल बजट आता है, जो आम बजट आता है, और रेलवे का जो बजट आता है, दोनों अलग अलग आते थे। रेलवे बजट एक दिन पहले आता था, उसके बाद फिर जनरल बजट आता था। बाद में दोनों एक ही दिन कर दिए गए। तो रेलवे बजट और जनरल बजट पहले अलग अलग दिन आते थे। रेलवे बजट आता था, फिर अगले दिन जनरल बजट आता था। बाद में दोनों, मोदी गवर्नमेंट में दोनों मर्जर कर दिया गया। अब एक ही दिन बजट पेश होता है, रेलवे का अलग नहीं आता। 2005-6 का रेलवे बजट जब पेश किया गया था, वहां पर अनाउंसमेंट की गई थी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने के लिए। अब ये एज इट इज क्वेश्चन आया नहीं आए, पर थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि शुरुआत कहां से हुई थी। तो मिनिस्टर फॉर रेलवेज 2005-6 का बजट जब पेश कर रहे थे, रेलवे बजट, उसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाने का अनाउंसमेंट हुआ था। शुरुआत यहां से है, मतलब उससे पहले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात नहीं थी भाई। तो 2005-6 का रेलवे बजट जब पेश किया गया था, उस समय जो रेल मंत्री थे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का अनाउंसमेंट
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड रूट बनाए जाएं फ्रेट के लिए, डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जाएं। इसका अनाउंसमेंट 2005-6 का बजट पेश करते समय, रेल बजट पेश करते समय पार्लियामेंट में रेल मंत्री ने घोषणा की थी। अप्रैल 2005 में अब इसके बारे में डिस्कशन, अप्रैल 2005 में डिस्कशन आया था। ये शुरुआत कहां से? जापान इंडिया की मीटिंग हुई थी, पहली बार चर्चा वहां से हुई थी। रेल बजट में शामिल क्यों किया गया था? 2005-6 के रेल बजट में तो अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएं, जबकि उससे पहले अप्रैल 2005 में ही इंडिया जापान की मीटिंग हुई थी जहां पर यह डिस्कशन हुआ था। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्यों जरूरी है, इनको बनाया जाए। तो इंडिया जापान समिट हुई थी, इनकी मीटिंग हुई थी, वहां पर इसका डिस्कशन हुआ था और रेल बजट 2005-6 में अनाउंस कर दिए गए थे। फिर इसकी फंडिंग वंडिंग कहां से आएगी? जापान की तरफ से भी फंडिंग थी, जापान की तरफ से सपोर्ट था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जापान इंडिया मीटिंग हुई थी अप्रैल 2005 में, वहां डिस्कशन हुआ था। 2005-6 में रेल बजट पेश हुआ, वहां अनाउंस कर दिया गया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उसके बाद इंडिया जापान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें जापान एग्री कर गया था फंडिंग वगैरह के लिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएं, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी, भाई फिजिबल होगा कि नहीं, फंडिंग वंडिंग, ये सब मैकेनिज्म तैयार हुआ। देखो लिखा है इंडिया जापान के बीच कोऑपरेशन, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जहां पर पॉसिबल फंडिंग वंडिंग के बारे में चर्चा हुई, जापानी सरकार ने फंडिंग की। और जो फिजिबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट हुई, जो स्टडी की गई, फिजिबिलिटी स्टडी की गई कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना सही होगा या नहीं। भाई जितना हम इससे मुनाफा कमा पाएंगे ऐसा तो नहीं उससे ज्यादा लागत लग जाएगी। एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरे देश में आप कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा फेल हो जाएगा कि जितना हम इससे अर्न करने की सोच रहे हैं, इकोनॉमी को फायदा करने की सोच रहे हैं, ऐसा ना हो कि डेड प्रोजेक्ट हो जाए, पैसा लग जाए और आया कुछ नहीं। तो फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है प्रोजेक्ट में कि भाई फिजिबल है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, डूब तो नहीं जाएगा पैसा सारा। तो फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह करके फिर इसकी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सबमिट हुई। फिजिबिलिटी रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अक्टूबर 2007 में इसकी रिपोर्ट जमा हो गई, फिजिबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट जमा हो गई और ये क्लियर हो गया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने साथ ही साथ काम शुरू कर दिया था कि एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट, ऑपरेट, मेंटेन करने का काम करेगी। उसी का नाम DFCCIL पड़ा। ठीक, तो इंडिया जापान की समिट थी, वहां डिस्कशन हुआ था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएं। 2005-6 के बजट में रेल मंत्री ने अनाउंस भी कर दिया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। अब ये फिजिबल होगा कि नहीं, इसकी स्टडी की गई, स्टडी करके रेल मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई और रेल मंत्रालय ने साथ साथ DFCCIL को बनाने का काम शुरू कर दिया था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट करना, ऑपरेट करना और मेंटेन करना, ये काम DFCCIL एक अलग से संस्था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत रहेगी, ये इस काम को मैनेज करेगा। ठीक है, तो DFCCIL का काम रहेगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, DFCCIL का काम रहेगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मूव करना, मोबिलाइज करना, कंस्ट्रक्शन करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, बिजनेस डेवलपमेंट, ये सारी चीजें DFCCIL देखेगा। पता लगा आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले, 4 ऑप्शन लिख दिए, इसमें से क्या DFCCIL नहीं करता? ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं DFCCIL देखो कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस तीनों करेगा। उसके अलावा प्लानिंग, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल, फंडिंग का मोबिलाइजेशन करना, बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रेट कॉरिडोर का, ये सारी चीजें DFCCIL के अंतर्गत आएंगी। एक सवाल यही पूछ देगा इनमें से क्या DFCCIL का फंक्शन नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन यही बन जाएगा DFCCIL इसमें से क्या नहीं करता। तो DFCCIL मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये बनी है, देखो कब, 30 अक्टूबर 2006 को स्थापना हो गई है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। तो एक तरफ तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंत्रालय को जमा की गई, जबकि रेल मंत्रालय साथ ही साथ DFCCIL को बनाने का काम कर रहा था। फिजिबिलिटी स्टडी जो की जा रही थी उसकी रिपोर्ट रेलवे को अक्टूबर 2007 में आई, पर साथ ही साथ रेलवे इस काम को करने के लिए DFCCIL का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे।
दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी। तो फिजिबिलिटी स्टडी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनना फायदा होगा कि नुकसान होगा, कैसे यूज होंगे, एक तरफ तो ये काम चल रहा था रिपोर्ट बनाने का, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCIL के गठन का काम कर रही थी। सवाल आएगा DFCCIL किस तरह की कंपनी है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आती है, पर DFCCIL शेड्यूल ए कंपनी, कंपनीज की भी कुछ कैटेगरी होती है, तो शेड्यूल ए कंपनी है, शेड्यूल ए कंपनी है। भारत का कंपनी एक्ट 1956 इस एक्ट के अंतर्गत बनी थी 30 अक्टूबर 2006 को। एक सवाल आपका इस पे से बनता है, DFCCIL कैसी कंपनी है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत काम करती है, ये शेड्यूल ए कंपनी के तहत गठित हुई थी, 30 अक्टूबर 2006 को बनी है, और किस कानून के तहत बनी है? रूल रेगुलेशन कहां लिखे हैं? कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत। पॉइंट समझ आ रहा है? कंपनीज एक्ट 1956 को आधार मानते हुए DFCCIL का गठन हुआ शेड्यूल ए कंपनी के तौर पर। अलग अलग कंपनी की कैटेगरीज हैं, DFCCIL शेड्यूल ए कंपनी इस कैटेगरी में बनी, कंपनीज एक्ट 1956 को आधार मानते हुए 30 अक्टूबर 2006 को बनी है। तो DFCCIL कब बना? शेड्यूल ए कंपनी है, और किस एक्ट के अंतर्गत बना? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। फिर एक बात समझिए, संस्थाएं भी दो तीन तरह की होती हैं। अगर कोई संस्था संविधान के अंदर लिखी है, जैसे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में लिखा है, तो आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। पर एक्ट के अंतर्गत अगर कोई चीज बनाई जाती है, एक्ट का मतलब होता है कानून। देखो, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। कोई चीज जब लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन में होती है, अगर पॉलिटी पढ़ चुके हो तो मालूम होगा, कोई कानून बनाना होता है तो पहले लाया जाता है बिल। बिल लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, कुछ स्पेशल बिल को छोड़कर। जनरल जो बिल होते हैं वो लोकसभा भी ला सकती है, राज्यसभा भी ला सकती है। दोनों हाउस बिल को पास कर दें और प्रेसिडेंट बिल को साइन कर दे तो बिल बन जाता है एक्ट। जब तक वो डिस्कशन में है तब तक उसको बिल कहेंगे। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं किया, राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा ने नहीं किया, दोनों ने कर दिया, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, दोनों हाउस पास कर दें, राष्ट्रपति साइन कर दे, तब बिल को हम एक्ट कहते हैं। ये होता है कानून। एक्ट के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, इसलिए एक्ट को एक्ट कहते हैं। बिल के ऊपर आप एक्ट नहीं कर सकते, बिल तो अभी डिस्कशन में है। बिल जब पास होता है तब एक्ट कहते हैं, तो एक्ट है कानून। तो ऐसे ही पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था 1956 में, कंपनीज एक्ट। पार्लियामेंट ने कंपनी एक्ट 1956, तो कंपनी एक्ट का पास किया था पार्लियामेंट ने 1956। इसी कानून के तहत कई सारी कंपनीज का गठन किया जाता रहा है। एग्जाम्पल DFCCIL। एक्ट के अंतर्गत अगर कोई चीज बना रहे हैं तो आप उस संस्था को कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपसे यही पूछ लेगा DFCCIL संवैधानिक संस्था है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? संविधान में लिखा है क्या DFCCIL? नहीं, संविधान में नहीं लिखा, ये एक्ट के अंतर्गत बनी हुई बॉडी है। तो DFCCIL एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के अंतर्गत बना है। पॉइंट समझ आ रहा है? अंदर के क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब क्या है? एक्ट के अंतर्गत बना। तो DFCCIL एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के अंतर्गत बना है। कौन सा एक्ट? कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत बना है। ये लाइन लिख लेना, DFCCIL एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगला सवाल, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये बहुत एम्बिशियस और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे देश में। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मोस्ट एम्बिशियस और बिगेस्ट प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को तैयार करना। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सबसे महत्वाकांक्षी योजना और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारत के अंदर, और इसका कंस्ट्रक्शन करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, इसके लिए कंपनी DFCCIL ये काम करते हैं। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत के अंदर। समझ आ रही सारी चीजें?
स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, अच्छी तरह सब यही याद हो जाएगा, रटना उठना नहीं पड़ेगा कुछ। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, द इंडियन रेलवे एम टू ब्रिंग अबाउट अ पैराडाइम शिफ्ट इन फ्रेट ऑपरेशन। तो पहले का जो सिस्टम बना हुआ था, पैसेंजर ट्रेनें भी उसी ट्रैक पे चल रही हैं, मालगाड़ी भी उसी ट्रैक पे चल रही है, इतनी धीरे धीरे मालगाड़ी को पास करते थे, 3-3 दिन में पहुंच रहे हैं। तो उन एक तरह से रेलवे पैराडाइम शिफ्ट की बात थी कि जो इतनी जनरेशन से चला आ रहा है उसको बदलाव किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा एक तरीके से। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे का जो एक वर्किंग का तरीका इंडिया में रहा है, एक उसमें बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत रहा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जो इंट्रोड्यूस किया गया, जो बनाना शुरू किया गया, ये रेलवे की जो वर्किंग भारत में, उसमें एक जबरदस्त बदलाव की शुरुआत रहा। पैराडाइम शिफ्ट किया गया फ्रेट ऑपरेशंस में, माल भाड़ा, ढुलाई, सामान आना जाना, इस ऑपरेशन में बहुत जबरदस्त बदलाव किया गया। और इसका एक मुख्य उद्देश्य रिडक्शन इन कॉस्ट भी रहा कि जो फ्रेट ट्रेनें हैं, जो मालगाड़ियां हैं, उनकी स्पीड भी बढ़े और कॉस्ट भी कम आए, माल भाड़ा ढुलाई में कॉस्टिंग भी कम आए। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे की महत्वाकांक्षी और भारत के इतिहास में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ी योजना रही। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना रेलवे का महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहा। क्यों ये बात कही जा रही है? इसके बनने से फ्रेट ट्रेनें जो होंगी, मालगाड़ियां जो होंगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी और कॉस्ट में भी रिडक्शन आएगी, कॉस्ट भी कम होगा। इसके साथ साथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। और ये बेनिफिट सीधा सीधा कस्टमर को पास हो जाए कि अभी जो आपको कॉस्ट आती है सामान को लाने ले जाने में, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के द्वारा ये लाया ले जाया जाएगा, जो बचत होगी वो कस्टमर को पास ऑन किया जाएगा, तो आपको चीजें सस्ती पड़ेंगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के द्वारा जब सामान आएगा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जब कम आएगी, तो वो बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन कर दिया जाए, कस्टमर को पास ऑन कर दिया जाए। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो आ रही है ट्रांसपोर्टेशन में, वो फायदा कस्टमर को आगे हम पास ऑन कर देंगे। क्या आप ये समझ पाए? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रोजगार जनरेट करने के लिए, कंपनी की कॉस्ट को कम करने के लिए, रॉ मटेरियल आसानी से पहुंच पाए कंपनीज के पास, रोजगार जनरेट हो, इकोनॉमी को बूस्ट मिले, कस्टमर को भी चीजें सस्ती पड़े, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आए, समय की बचत हो, हाईवे वगैरह पे बर्डन कम हो। ठीक है, ये सारे फायदे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के। आपसे कोई पूछ बैठे तो आप इतने सारे पॉइंट बोल सकते हैं। तो और फ्यूचर में और भी फ्रेट कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं, और भी प्रपोजल है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे का बहुत महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ा आज तक का प्रोजेक्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे की वर्किंग में एक तरीके से जबरदस्त चेंज लाएगा, मॉडर्नाइज करने में मदद करेगा फ्रेट ऑपरेशंस के क्षेत्र में, जिसका मुख्य उद्देश्य कॉस्ट में कमी लाना और ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाना। जो भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचत होगी, वो कस्टमर को पास ऑन हो जाएगा। अब हमें समझ आ गया डीएफसी का क्या पर्पस है, मोटो क्या है। डीएफसीसीआईएल जो है उसका मोटो क्या है? मोटो है सिंसियरिटी, स्पीड एंड सक्सेस। यही सवाल पूछ बैठेगा, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है सिंसियरिटी, स्पीड एंड सक्सेस। छोटा बड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, सबको हम कवर करते चल रहे हैं। डीएफसीसीआईएल मोटो सिंसियरिटी, स्पीड एंड सक्सेस। विजन क्या है? इंडियन रेलवे के साथ या इंडियन रेलवे के अंतर्गत एक ऐसी पार्टनरशिप तैयार करना जो फ्रेट का जो काम है, माल भाड़ा ढुलाई, इसका जो काम है, कस्टमर फोकस रखते हुए इसको बढ़ावा देना, कस्टमर फोकस रखते हुए इसको बढ़ावा देना। टू क्रिएट अ पार्टनरशिप विद इंडियन रेलवे फॉर रिटेनिंग एंड एक्सपेंडिंग द मार्केट शेयर ऑफ रेल। भाई हाईवे नेटवर्क बनने से रेलवे का जो काम था, फ्रेट का जो काम था रेलवे का, उसमें बड़ी कमी आई। ट्रक के द्वारा, हाईवे के द्वारा इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेस जो हाईवे बन गए हैं, तो रेलवे को फ्रेट का कहीं ना कहीं उसी का तो काम बट गया और जगह। अब जो ट्रांसपोर्टेशन हाईवे एक्सप्रेसवे के द्वारा किया जा रहा है, तो रेलवे को नुकसान हो रहा है वहां पर। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने से रेलवे को भी जबरदस्त फायदा होगा। तो विजन क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का विजन क्या है? टू क्रिएट अ पार्टनरशिप विद इंडियन रेलवे फॉर रिटेनिंग एंड एक्सपेंडिंग द मार्केट शेयर ऑफ रेलवेज। रेलवे का मार्केट शेयर जो है फ्रेट का, वो बढ़ाया जाए
और जो है वो रिटेन भी किया जाए, क्योंकि घट रहा है। रेलवे का जितना मार्केट शेयर फ्रेट का होता था, कहीं ना कहीं उसमें हाईवे नेटवर्क अच्छा होने से, एक्सप्रेस वे अच्छा होने से उसमें कमी आती गई। तो उस चीज को हम रिटेन भी करें और एक्सपेंड करें और बढ़ाएं, उसके लिए हमारा फोकस है। तो एफिशिएंट और रिलायबल सर्विस के द्वारा और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के द्वारा हम उस चीज को और बढ़ाएं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई रेलवे का इस्तेमाल तब करेगा जब वहां से कोई फायदा दिख रहा हो, टाइम की बचत हो रही हो, सिस्टम अच्छा हो, ट्रैकिंग अच्छा हो, सामान की चोरी ना हो, नुकसान ना हो। तो एफिशिएंट और रिलायबल सर्विस देकर, एफिशिएंट तरीके से और रिलायबल सर्विस के द्वारा, सर्विस भी ऐसी जो क्लाइंट सेंट्रिक हो, क्लाइंट सेंट्रिक हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग रेलवे फ्रेट यूज करें, इस फ्रेट सर्विस से जुड़े। तो विजन क्या है? रेलवे के साथ एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो रिटेन भी करे क्लाइंट को और मार्केट शेयर को और बढ़ाए। पर ये होगा कब? जब हम एफिशिएंट और रिलायबल सर्विस देंगे जो क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच पर होगी। ऐसा नहीं कि कोई सामान गायब हो गया तो कोई जवाबदेही नहीं किसी की। जितनी अच्छी सर्विस होगी उतना क्लाइंट इस पे शिफ्ट होगा, और कंपनीज भी यूज करेंगी, कस्टमर इसको यूज करना चाहेंगे, एक्सप्रेसवे हाईवे को यूज नहीं करना चाहेंगे। मिशन क्या है? एज द डेडिकेटेड एजेंसी टू मेक द विजन। अब इस विजन को रियलिटी में लाने के लिए, इस विजन को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मिशन क्या है? क्या किया जाए? भाई आपने एक विजन बनाया कि हम एफिशिएंट और रिलायबल सर्विस देंगे, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच होगी, मार्केट शेयर रेल का बढ़ेगा, क्लाइंट को रिटेन करना है, बढ़ाना है। इस विजन को रियलिटी में लाने के लिए क्या करना होगा? हमें एक मिशन पे काम करना होगा। विजन को रियलाइज करने के लिए अब आपको उद्देश्य बनाने होंगे, एक प्लान बनाना होगा, मिशन बनाना होगा। तो एज द डेडिकेटेड एजेंसी टू मेक दिस विजन इनटू रियलिटी, इस विजन को रियलाइज करने के लिए, रियलिटी में लाने के लिए डीएफसीसीआईएल ने कुछ मिशन बनाया कि ये कैसे अचीव होगा, इस काम को करने के लिए क्या करना होगा। तो इस विजन को अचीव करने के लिए डीएफसीसीआईएल का मिशन है। मिशन क्या है? टू बिल्ड अ कॉरिडोर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कॉरिडोर बनाए जाएंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, टेक्नोलॉजी लेस होंगे, ट्रैकिंग वैकिंग भी प्रॉपर हो पाएगी, स्पीड भी होगी, खर्चा भी कम आएगा, सेफ होंगे, सस्ते भी होंगे। टू बिल्ड अ कॉरिडोर with appropriate technology that enable Indian Railway to regain its market share। जो हाईवे एक्सप्रेसवे की वजह से मार्केट शेयर रेलवे का कम हो गया फ्रेट वाला, उसको दोबारा से लाया जाए। फ्रेट ट्रांसपोर्ट वाला जो शेयर रेलवे का घट गया, दोबारा उसको मेंटेन किया जाए, और एफिशिएंट, रिलायबल, सेफ और चीपर ऑप्शन कस्टमर के लिए तैयार किए जाएं। मिशन कैसा है? जो विजन है उसको रियलाइज करने के लिए डीएफसीसीआईएल का मिशन है, कॉरिडोर तैयार किए जाएं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार किए जाएं जो टेक्नोलॉजी से भी लेस हो, सेफ हो, सस्ते हो, एफिशिएंट हो, रिलायबल हो, चीजों की ट्रैकिंग वैकिंग भी हो सके। और जब ये होगा तो रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्ट में जितना लॉस कर चुका है, मार्केट शेयर जितना लूज कर चुका है, दोबारा उसको अचीव करने में मदद मिलेगी। टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टुवर्ड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। और जो हम फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, एनवायरमेंट को भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा कि रेल के द्वारा आप बहुत सारा सामान एक बार में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ट्रकों से अगर भेजेंगे तो उसकी तुलना में ट्रक ज्यादा चाहिए, ट्रकों में डीजल जलेगा, पॉल्यूशन होगा। तो एनवायरमेंट के लिहाज से भी रेलवे का जो ये इनिशिएटिव है फायदेमंद रहेगा। तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है एनवायरमेंट के लिए, उसके लिए भी ये फायदेमंद है, इको फ्रेंडली भी रहेगा ये ट्रांसपोर्टेशन। आजकल ट्रेनों में भी नए नए तरीके ला रहे हैं, जैसे कि सोलर पैनल लगा दिए जा रहे हैं ट्रेनों की छत पर। तो ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, और सबसे बड़ी बात है बहुत सारा लोड एक ही बार में ट्रेन लेके चली जाएगी, जिसके बदले आप 50 ट्रक रोड पे दौड़ाओगे। ट्रकों के एक्सीडेंट भी रोड पर बहुत बढ़ते हैं, गाड़ियों के, रोड पे ट्रैफिक भी बहुत होता है, कितनी एक्सप्रेसवे हाईवे बना लो ट्रैफिक कम नहीं हो पा रहा। तो रेलवे जो है काफी हद तक इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक, तो ये जो मिशन है, रेलवे का अपना शेयर वापस आ जाए, रेलवे को फायदा मिले जितना फ्रेट ट्रांसपोर्ट रेलवे का कम हुआ, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को जो एनवायरमेंट इनिशिएटिव है उनको भी सपोर्ट मिलेगा, उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये मिशन है डीएफसीसीआईएल का कि एक्सपेंड किया जाए, रिटेन किया जाए, रेलवे का जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट शेयर है बढ़े और एनवायरमेंट को भी फायदा हो, ये मिशन है।
DFCCIL के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? DFCCIL के मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं, मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला है प्रोजेक्ट डिलीवरी। सबसे पहला प्रोजेक्ट डिलीवरी। DFCCIL के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? पहला प्रोजेक्ट डिलीवरी, टू कंस्ट्रक्ट द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क जो हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड के हों और जितनी टाइमलाइन और कॉस्ट है उसके अंतर्गत ही बना के तैयार करना है। भाई देखो, हमारे पास कोई इनफाइनाइट कॉस्ट या इनफाइनाइट टाइम नहीं है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो DFCCIL के उद्देश्य क्या क्या है? जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने हैं, जो हमारे पास टाइम है और जितना कॉस्ट है उस टाइम और कॉस्ट के अंदर ही हम उसको तैयार कर लें और क्वालिटी वाइज हाईएस्ट क्वालिटी के तैयार करें। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाए जाएं वो बेस्ट क्वालिटी के हों, उतने ही टाइम और उतने ही कॉस्ट में हम इसको तैयार कर लें। एक उद्देश्य तो ये है। DFCCIL के ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला प्रोजेक्ट डिलीवरी, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क जो बने वो हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड का हो, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हो, उतने ही टाइम और उतने ही कॉस्ट जो तय हुआ है उसके अंदर हम इसको तैयार कर लें। दूसरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट डिलीवरी, दूसरा ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना। तो पहला हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट, DFCCIL का ऑब्जेक्टिव पहला हो गया कंस्ट्रक्शन करना, जो टाइम और कॉस्ट हमें दी गई है उतने में ही वर्ल्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड के हम DFC बनाएं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार करें। फिर उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस करना। ऑपरेशन और मेंटेनेंस में हमारा उद्देश्य होगा, एक तो ऑपरेशन की कॉस्ट कम आए, हम ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी चीजें इस्तेमाल करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूज करें या वो प्रैक्टिसेस यूज करें जो ऑपरेशन कॉस्ट को कम कर दे। कॉस्ट कटिंग जरूरी है, क्वालिटी को कंप्रोमाइज ना करें, पर नए नए तरीके जो निकल रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसी यूज करें जो खर्चे की कटौती करे। तो रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एक उद्देश्य ये है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर दो पार्ट हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर दो पार्ट हैं, एडिशनल लाइन कैपेसिटी, एडिशनल लाइन कैपेसिटी क्षमता को बढ़ाया जाए, फ्रेट ट्रेन्स जो हैं उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए पर सेफ तरीके से। ऐसा ना हो कि आप ओवरलोड कर दें और एक्सीडेंट बढ़ जाएं। स्पीड या क्षमता बढ़ाने में एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, सेफ्टी के साथ जितनी क्षमता बढ़ा पाए, मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, सेफ पैरामीटर को फॉलो करते हुए जितनी मैक्सिमम स्पीड या कैपेसिटी हम यूज कर सकें वो हमें करनी चाहिए, पर सेफ्टी के दायरे में रहते हुए। ज्यादा स्पीड बढ़ाना या ज्यादा डब्बे लगा देने का मतलब ये नहीं सेफ्टी कंप्रोमाइज कर लो। सेफ्टी के दायरे में रहते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करें, रिसोर्सेस का वेस्टेज कम से कम हो। तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस में पहली शर्त यही होती है, चीजों का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करना, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, पर सेफ्टी के दायरे में रहते हुए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पर सेफ्टी पैरामीटर को फॉलो करते हुए। टेक्नोलॉजी उस काम को सॉल्व कर सकती है। अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप चीजें ले भी जा पाएंगे, ज्यादा स्पीड से ले जा पाएंगे और सेफ्टी भी फॉलो हो पाएगी। टेक्नोलॉजी उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहला तो प्रोजेक्ट डिलीवरी का मतलब जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जितने पैसे और जितने टाइम में बनना है, अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड का, पहला कंस्ट्रक्शन हो गया, ये पहला पार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव का। दूसरे में आता है ऑपरेशन और मेंटेनेंस। ऑपरेशन मेंटेनेंस के दो पार्ट, एडिशनल लाइन कैपेसिटी क्षमता को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना, पर सेफ्टी के दायरे में रहते हुए, और ऑपरेशन कॉस्ट में कहां हम कटौती कर सकते हैं, बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को यूज करके। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहीं अगर कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी प्रैक्टिस इस्तेमाल हो रही है जिससे हम ऑपरेशन कॉस्ट में कटौती कर सकते हैं, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए कि दुनिया में कहां कहां क्या टेक्नोलॉजी या क्या प्रैक्टिसेस यूज हो रही हैं जिससे हम ऑपरेशन कॉस्ट को घटा सकते हो, रिसोर्सेस को हम ज्यादा से ज्यादा बचा सके और बेस्ट यूटिलाइज कर सके। अब यहाँ पे देखो लिखा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जरूरत क्यों थी, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, जो मैंने इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में आपको बताया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जरूरत हमें क्यों थी। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये हाईवे प्रोजेक्ट था जो चारों कैपिटल सिटी को जोड़ रहा था, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल भी जो हैं ये सब मिलाकर 10,000 किलोमीटर से ऊपर का नेटवर्क है। सुनिए ध्यान से,
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, चारों शहर और दोनों डायगोनल उसके मिला दो तो ये मिलकर 10,000 किलोमीटर से ऊपर का हाईवे नेटवर्क प्रोजेक्ट है, रेल नेटवर्क नहीं, हाईवे नेटवर्क। In fact, backbone of the Indian Railway, because this is contributing more than 60% of the freight traffic and 52% of the passenger traffic carried by the railway. तो जो हाईवे नेटवर्क का पार्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो हाईवे नेटवर्क का पार्ट है, उससे भी सपोर्ट मिलता था, पर वो ओवरबर्डन्ड है। उसके साथ साथ रेलवे कॉरिडोर भी तैयार किए गए, फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार किए गए। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और उसके डायगोनल मिला के 10,000 किलोमीटर से ऊपर का प्रोजेक्ट है। कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे को भी यहां से काफी सपोर्ट मिलता है। 60% फ्रेट का ट्रैफिक और 52% पैसेंजर ट्रैफिक जो रेलवे कैरी करता है, इसको सपोर्ट मिलती है। अब यहाँ आगे डायग्राम वगैरह दिखा रखा है मैंने इसका। These route serve the core sector of the Indian economy. तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत सारे सेक्टर जो हैं यहाँ सपोर्ट मिलता है। बाई कैरिंग रॉ मटेरियल, तो जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वहां तक रॉ मटेरियल जाना, वहां से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनको देश के अलग अलग हिस्से में जाना। DFC, if DFC is not made, then the achieving of projected GDP growth would not be possible. तो अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं बनते तो सिर्फ हमारे पास एग्जिस्टिंग हाईवे नेटवर्क को यूज करके जीडीपी का टारगेट अचीव करना पॉसिबल नहीं था। जो हम इकोनॉमी ग्रोथ चाहते थे हमें ना मिल पाती अगर डीएफसी नहीं बनते। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हाईवे नेटवर्क वगैरह हमारे पास हैं, सिर्फ उसके द्वारा हम इकोनॉमी टारगेट को पूरा नहीं कर पाते अगर डीएफसी नहीं बनता। तो जो हम कह रहे हैं इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7% जीडीपी, 6% जीडीपी, तो जो हमारे इकोनॉमी के टारगेट है हम नहीं अचीव कर पाते डीएफसी के बिना। तो डीएफसी बहुत हद तक बहुत लोड को कवर कर ले रहा है, केवल हाईवे नेटवर्क के भरोसे ना कर पाते हम। तो इंडियन रेलवे का भी जो एक तरीके से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क है, इंडियन रेलवे हाईवे नेटवर्क नहीं, अब मैं रेल कनेक्शन की बात कर रहा हूं। तो इंडियन रेलवे का भी जो अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क है, जिसमें हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा इनको कनेक्ट करते हैं, सारे सिटी कनेक्ट हो रहे हैं। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क भी है और रेलवे का अपना भी इन्होंने बनाया। तो और इसके दो डायगोनल भी हैं, क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल जो दिल्ली, चेन्नई को जोड़ रहे हैं और मुंबई, हावड़ा को जोड़ रहे हैं। 16% रूट और 52%, 16% रूट कवर कर रहा है और 52% पैसेंजर ट्रैफिक और 58% रेवेन्यू यहीं से आ रहा है। तो रेलवे का जो अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेलवे ट्रैक जो बने हुए हैं, अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या हाईवे मत समझ लेना, इंडियन रेलवे का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 शहरों को जोड़ के जो रेलवे नेटवर्क बना हुआ है और उसके दो डायगोनल मिलाकर ये 16% है रूट का, पर ये 52% ट्रैफिक और 58% रेवेन्यू कवर करता है। फ्रेट का इतना रेवेन्यू यहां से आता है और ये ऑलरेडी सैचुरेट हो गया है, क्षमता से ज्यादा लोड वो कर रहा है ये कैरी, जो क्षमता है उससे ज्यादा, सैचुरेशन लेवल से भी ऊपर 115% से लेके 150% तक कैपेसिटी बियर कर रहा है। मतलब 100% सैचुरेशन लेवल है, उस कैपेसिटी से भी ज्यादा बियर कर रहा है ट्रैफिक। तो और कॉरिडोर बनाए जाने की जरूरत है, और कॉरिडोर बनाए जाने की जरूरत है। तो इंडियन रेलवे का अपना जो रेलवे ट्रैक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हम कहें, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ रहा है और 2 डायगोनल भी हैं, तो ये लगभग 16% रूट है पर 52% ट्रैफिक कवर कर रहा है और 58% रेवेन्यू दे रहा है। इंडियन रेलवे का इतना जो नेटवर्क है, चारों मेट्रो सिटी और 2 डायगोनल जो जोड़ रहे हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हावड़ा, इतना एरिया ही 16% रूट रेलवे का 52% ट्रैफिक बियर कर रहा है और 58% रेवेन्यू दे रहा है और अपनी क्षमता से ऊपर काम कर रहा है 115 से 150%। तो क्या आपको कॉरिडोर बनाने होंगे या नहीं? इंडियन रेलवे का जो इतना नेटवर्क है, हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अलग है, रेलवे का अपना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब ये 4 शहर और दोनों डायगोनल जोड़कर रेलवे जितना ट्रैफिक बियर कर रहा है, क्या इतने से अब रेलवे अपनी क्षमता से ऊपर काम कर रहा है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमें क्यों चाहिए थे? रेलवे का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पार्ट है, रेलवे जो मेजर सिटी को जोड़ कनेक्टेड है, रेलवे जो मेजर सिटी से कनेक्टेड है और 2 डायगोनल को भी मिला दो, रेलवे जितना ट्रैफिक बियर कर रहा है वो ओवरलोडेड है वहां पर। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना के हम उस लोड को कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जरूरत क्यों पड़ी हमें? इंडियन रेलवे का जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है,
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम दे रहे हैं बेसिकली, वो 4 शहर और 2 डायगोनल को जोड़कर हम बोल रहे हैं। तो इंडियन रेलवे का अपना जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो 16% रूट है रेलवे का, 52% पैसेंजर ट्रैफिक भी उसी रूट पे है और मालगाड़ियां चलती हैं उस रूट पे, वो 58% रेवेन्यू दे रही हैं। मतलब पैसेंजर ट्रेनें भी चल रही हैं और मालगाड़ियां भी उन रूट पे चल रही हैं। विनमय कह रहे हैं पैसेंजर ट्रेन, अरे यार मैं तुम्हें ये कह रहा हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पहले से नहीं थे ना, पहले से बने हुए हैं क्या ये? मैं तुम्हें ये कह रहा हूं रेलवे का जो ये पोर्शन है, रेलवे के जो 4 सिटी से कनेक्टिविटी है और 2 डायगोनल अगर मिला दोगे, उस रूट पर रेलवे जो काम कर रहा है ये लगभग रेलवे के रूट का 16% है। जितना रेलवे का नेटवर्क है भारत में, इतना हिस्सा 16% है और इतना हिस्सा 16% है रेलवे के नेटवर्क का, पर ये 52% पैसेंजर ट्रैफिक इन्हीं रूट पर है। भाई सारी भीड़ कहां जा रही है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हावड़ा, सारे पब्लिक मैक्सिमम क्राउड यही भाग रहा है। तो लगभग 58% पैसेंजर ट्रैफिक इस रूट पर है और मालगाड़ियां जो इस रूट पे चल रही हैं वो आपको रेलवे को इतना ये 52% ट्रैफिक पैसेंजर का और 58% मालगाड़ियों से मुनाफा आ रहा है रेलवे को, इसी रूट से आ रहा है। पर ये अपनी क्षमता से ऊपर काम कर रहा है, 115 से 150% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो सैचुरेट हो चुका है ना ये रूट। तो आपको अल्टरनेट बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना इसलिए जरूरी था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भूल जाओ, तुम सिंपली मुझे ये कहो रेलवे की सबसे ज्यादा भीड़ कहां है? तुम यही तो कहोगे भाई, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, कि सर ये 4 जोड़ दिए जाए, सबसे ज्यादा रेलवे का ट्रैफिक यहीं पर है, मालगाड़ियों का भी और पैसेंजर का भी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम तुम भूल जाओ। मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि रेलवे का जो मैक्सिमम ट्रैफिक है, रेवेन्यू भी जो आ रहा है यहीं से आ रहा है, कि रेलवे अगर चारों जोड़ दो और इसके डायगोनल भी दोनों कनेक्ट कर दोगे तो रेलवे का इतना जो नेटवर्क है, ये पूरे नेटवर्क का 16% है। रेलवे का जितना नेटवर्क है उसका 16% नेटवर्क है ये, पर ये 16% होने के बाद भी, इतना कम होने के बाद भी 52% पैसेंजर ट्रैफिक इसी रूट पर है और 58% जो मालगाड़ियों का मुनाफा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है रेलवे को 58%, वो इतने हिस्से से आ रहा है। पर इतना अर्निंग करने के लिए ये अपनी क्षमता से ऊपर काम कर रहा है, 115 से 150%। तो एक्सीडेंट भी होंगे, सेफ्टी भी नहीं हो पाएगी, ठीक, और ये इसको फिर आप और बढ़ा भी नहीं पाओगे, जो ऑलरेडी सैचुरेट हो गया उसको आप कितना ऊपर ले जा पाओगे? तो अच्छा है कि अल्टरनेट तरीके डेवलप कर दिए जाएं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिए जाएं, फ्रेट के लिए सेपरेट रूट बन जाएंगे। अभी समझ आ रहा है? टॉपिक हमारा था व्हाई देयर इज अ नीड फॉर डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्यों बनाने की जरूरत थी? इसलिए जरूरत थी कि रेलवे का जो ये पोर्शन है, इतना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेलवे नेटवर्क जो है, हाईवे का नहीं बोल रहा हूं, रेलवे वाला जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट है वो ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड है। और अगर हमें रेलवे की क्षमता, रिवेन्यू बढ़ाना है, एफिशिएंट करना है ऑपरेशंस को, तो हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने होंगे। दूसरा, हाईवे और एक्सप्रेसवे वगैरह के बनने से लोग अपना सामान या फैक्ट्री इंडस्ट्री वाले भी रोड से भेज देते हैं, क्योंकि मालगाड़ियां लेट हो रही हैं। अब इतना ट्रैफिक है इस रूट पर, 2-2 दिन लेट हो रहे हैं, 3-3 दिन लेट हो रहे हैं, सामान डिलीवर होना है आज, पहुंच रहा है 3 दिन बाद। तो इससे क्या हुआ? पिछले कई साल में लोगों ने रेलवे का जो फ्रेट सिस्टम था उसको छोड़ना शुरू कर दिया। आप देखिए यहां से पिछले कई सालों में रेलवे अपना फ्रेट ट्रैफिक, माल भाड़े ढुलाई का जो ट्रैफिक होता था, 88% 1950-51 में शेयर था। हाईवे, एक्सप्रेसवे वगैरह नेटवर्क नहीं था अपने पास। 1950-51 में रेलवे 88% माल ढुलाई का शेयर अकेले रेलवे से होता था, जो 2021-22 तक 26% पर आ गया। तो रेलवे की हालत खराब होगी कि नहीं? आए दिन सुनते हो रेलवे घाटे में चल रही है। तो जब सर्विस सही नहीं दोगे, सामान देर से पहुंचेगा, सेफ्टी नहीं है, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं चोरी हो रही है, तो फिर ये तो हालत खराब हो जाएगी रेलवे की, ऑपरेट करना रेलवे को मुश्किल हो जाएगा। भाई ब्रिटिश जो रेलवे शुरू किए थे भारत में, उनका मेन काम सामान को तो लाना ले जाना था। रेलवे तुम्हारे लिए थोड़ी शुरू किए थे, रेलवे तो वो अपने व्यापार के लिए शुरू किए थे कि आसानी सामान एक से दूसरी जगह चला जाए। रोड नेटवर्क, हाईवे, एक्सप्रेसवे इतने थे नहीं उस समय। रेलवे इसलिए डेवलप की गई थी सामान को लाने ले जाने के लिए, मेन तो वही सोर्स था। तो 1950-51 में फ्रेट ट्रैफिक, रेलवे का जो माल ढुलाई होता था, 88% माल ढुलाई रेलवे लोग यूज करते थे। 1950-51 में 88% अपना जो फ्रेट रेलवे के द्वारा ये
ट्रांसपोर्टेशन होता था, 2021-22 तक आते आते 26% पर आ गया। तो इसको मॉडर्नाइज, रिवैम्प करने की जरूरत, रिवाइव करने की जरूरत है कि नहीं? और नेशनल हाईवे, कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे वगैरह जो बने, काफी हद तक उन्होंने ये शेयर को काटा है, रेलवे वाले शेयर को काटा है, और महंगा भी पड़ता है तो भी लोग रेलवे रोड पे यूज करते हैं। रोड वाला, एक्सप्रेसवे वाला महंगा पड़ रहा है तो भी लोग यूज कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक, पॉइंट समझ आ रहा है? वाई ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉरिडोर? ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर क्यों बने, क्या पर्पस था? इस मैप में दोनों एक साथ लिखे हुए हैं और कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हैं वो सब भी लिखा हुआ है। ये बढ़िया डायग्राम बना हुआ है। इसमें वेस्टर्न कॉरिडोर 1506 किलोमीटर, ये 1504 किलोमीटर था, थोड़ा सा ये एक्सटेंड हुआ है, 1506 किलोमीटर अभी है ये। वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई 1506 किलोमीटर, जिसमें दादरी से रिवाड़ी 127 किलोमीटर है, रिवाड़ी से मकारपुरा 949 और मकारपुरा से जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल मुंबई तक 430 किलोमीटर रूट है। स्टेट वाइज भी लिखा है, यूपी में इतना, हरियाणा में इतना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा लेंथ वेस्टर्न कॉरिडोर की राजस्थान में है, 567। वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई किस राज्य में सबसे ज्यादा है, ये सवाल आ जाए तो राजस्थान। आरपीएससी एई में पूछ ले ऑब्जेक्टिव। वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई, वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई किस राज्य में सबसे ज्यादा है? 5 राज्य पड़ रहे हैं, देखो, यूपी, दादरी से शुरू हो रहा है और जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल मुंबई तक जा रहा है, नवी मुंबई। तो यूपी से लेकर यूपी, हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, ये इसका रूट है। मैप ये रहा। दादरी, यूपी के दादरी से लेकर वेस्ट की तरफ कहां तक कनेक्ट कर रहा है? महाराष्ट्र तक, जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल तक, ये वेस्टर्न वाला है। ध्यान से देखो, यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। दादरी से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल, नवी मुंबई, यहां तक वेस्टर्न कॉरिडोर जा रहा है, जिसकी लेंथ पूछेगा 1506 किलोमीटर। कहीं कहीं 1504 लिखी है, पर अपडेटेड जो है 1506 है, अपडेटेड है 1506। अब सवाल क्या बनता है? वेस्टर्न कॉरिडोर कहां से कहां कनेक्ट करता है? पहला क्वेश्चन आएगा सोर्स और डेस्टिनेशन। तो पहले तुम्हें मेरी शक्ल याद आएगी, फिर पैर से आंसर टिक कर देना। दादरी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल नवी मुंबई तक कनेक्ट करता है। ये लंबाई 1506 किलोमीटर है, जिसमें किन किन राज्यों से गुजरता है? दादरी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है, यूपी में इसकी लंबाई 19 किलोमीटर है, फिर ये हरियाणा में इंटर करता है, रिवाड़ी वगैरह से पास होता है, हरियाणा में ये 177 किलोमीटर तक है, फिर ये राजस्थान में इंटर करता है, राजस्थान के कई सारे एरिया, फुलेरा, अजमेर, मारवेड़, ये मारवाड़, कई सारे एरिया, 567 किलोमीटर राजस्थान कवर करता है। फिर गुजरात 565 किलोमीटर, जिसमें आपका महसाना, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड, ये सब एरिया कवर करते हुए 178 किलोमीटर महाराष्ट्र में। इस तरह से ध्यान रखना है। सिटी भी पूछ लेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना दे, 4 नाम लिख देगा, इसमें कौन सा शहर नहीं पड़ता वेस्टर्न कॉरिडोर में, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। सिटी लिखे हुए हैं, दादरी, रिवाड़ी, फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, पालनपुर, महसाना, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड, वसई रोड और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, ये रूट है। कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, ये सवाल। कितनी लंबाई है, ये सवाल। वेस्टर्न कॉरिडोर का सबसे ज्यादा लेंथ किस राज्य के पास है? राजस्थान। वेस्टर्न कॉरिडोर का सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य के पास है? राजस्थान, 567 किलोमीटर है। ठीक। सबसे छोटी लेंथ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में सिर्फ 19 किलोमीटर है ये। तो ये मैप से क्वेश्चन बनेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन आपके मैप से बन जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। पहले वेस्टर्न कॉरिडोर की बात कर रहा हूं मैं, दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल किन किन राज्यों से गुजरता है? स्टेट का एग्जाम आरपीएससी का दोगे, वहां पूछ लेगा राजस्थान में कौन कौन सी जगह से गुजरता है या कौन सी जगह से नहीं गुजरता है, वहां राजस्थान पूछ लेगा। गगन, क्या सवाल है आपका? सोशल एस्पेक्ट पीडीएफ नोट्स प्रिंट हो सकते हैं गगन? सारे नोट्स प्रिंट हो सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट जो दे रहे हो सब प्रिंटेबल है। अरे प्रिंट नहीं होंगे तो फिर देने का फायदा क्या है? आप प्रिंट निकाल के अंडरलाइन कर सकते हो। आरोहन के सारे नोट्स प्रिंटेबल है, लैपटॉप पे भी ओपन करोगे सीधे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, ऐप पे भी कर सकते हो और लैपटॉप पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई, कौन कौन से रूट हैं, ये सब यहाँ मैप से हमें क्लियर हो गई बात। अब आते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर।
ईस्टर्न कॉरिडोर मैंने बताया ये लुधियाना से स्टार्ट हो रहा है और ये बंगाल तक जा रहा है, दानकुनी तक, दानकुनी। तो लुधियाना से स्टार्ट होके दानकुनी तक जा रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये हमें क्लियर हो गया। इसकी टोटल जो लेंथ है 1337 प्लस 538, 1337 प्लस 538 जोड़ दो, 1800 से ऊपर बनेगा, 1870 के ऊपर बनेगा। तो लगभग इतनी लंबाई है, जिसमें लुधियाना खुर्जा 401 किलोमीटर, खुर्जा दादरी, खुर्जा भावपुर, भावपुर डीडीयू, फिर ये फाइनली बंगाल के दानकुनी तक। और स्टेट वाइज ये लंबाई है। ईस्टर्न कॉरिडोर की सबसे ज्यादा लंबाई यूपी में है, 1078 किलोमीटर। ईस्टर्न कॉरिडोर की सबसे ज्यादा लंबाई है यूपी में 1078 किलोमीटर, लुधियाना से लेकर दानकुनी बंगाल तक है। गगन अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ सब फाइल जो है डाउनलोड होती हैं और 50 बार मैंने डाउनलोड के स्टेप शेयर कर रखे हैं कि डाउनलोड कैसे कैसे किया जाता है। आप लोगों में कोई इनकी मदद कर दो, नहीं तो ये क्लास डिस्टर्ब करते रहेंगे बार बार। कोई स्टूडेंट इनकी हेल्प कर दो, गगन छाबड़ा की नोट्स कैसे डाउनलोड होते हैं। ये सब चीजें क्लास में डिस्टर्ब किया करिए, ऐप में अलग से पूछ लिया करिए आप। और कितनी बार मैंने ऐप पे शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो लुधियाना से लेके बंगाल तक कनेक्ट करता है। क्या क्या जगहें पड़ती हैं? लुधियाना के बाद अंबाला, सहारनपुर, मेरठ, खुर्जा, टुंडला, कानपुर, प्रयागराज, सोननगर, यहां से होते हुए फाइनली दानकुनी बंगाल तक। सबसे ज्यादा लेंथ इसकी यूपी में है 1078 किलोमीटर, सबसे कम हरियाणा में है 72 किलोमीटर। तो सबसे कम लेंथ, सबसे ज्यादा लेंथ, ईस्टर्न में भी वेस्टर्न में भी। कहां से पास कर रहा है, सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। फिर रिपीट कर रहा हूं, सवाल सुन लो ध्यान से। वेस्टर्न कॉरिडोर कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, पहला सवाल। सिमिलरली ईस्टर्न कॉरिडोर कहां शुरू होता है, कहां खत्म होता है। दूसरा सवाल, टोटल लेंथ कितनी है ईस्टर्न वाले की, वेस्टर्न वाले की, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, किस राज्य में दोनों की लेंथ सबसे ज्यादा है और किस राज्य में लेंथ सबसे कम है। स्टेट एग्जाम में पूछ लेगा स्टेट का कौन सा सिटी वहां से पास नहीं करता, आरपीएससी में जैसे कि, ठीक। तो ये डायग्राम से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का बनना है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ईस्टर्न और वेस्टर्न, यहां से क्वेश्चन आता है। द एग्जिस्टिंग ट्रंक रूट ऑफ हावड़ा दिल्ली ऑन द ईस्टर्न कॉरिडोर एंड मुंबई दिल्ली ऑन द वेस्टर्न कॉरिडोर आर हाईली सैचुरेटेड। वही जो मैंने बताया कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट है वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, 115 से 150% क्षमता पे काम कर रहा है, ठीक। तो कॉरिडोर हमें बनाने की जरूरत क्यों थी? कॉरिडोर हमें इसीलिए चाहिए कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूट हमारे हैं वो सैचुरेट हो चुके हैं। तो ये कॉरिडोर उस ट्रैफिक को, उस लोड को कम करेगा। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर उस लोड को कम करेगा। तो 115 से 150% कैपेसिटी पर जो पुराना हमारा सिस्टम वो काम कर रहा था, तो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर उस लोड को घटाएगा। और कई सारे जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है उनके लिए कोयला चाहिए, या अलग अलग इंडस्ट्री फैक्ट्री हैं, कहीं आयरन ले जाना है, कहीं आपको सीमेंट ले जाना है, तो ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। पोर्ट से सामान जो आता है वो ले जाना है अलग अलग हिस्सों में। देखो, these also represent high demand freight traffic corridor, ईस्टर्न कोल बेल्ट, सोन नगर, गढ़वा रोड, पतरतू एरिया, झारखंड, थर्मल पावर हाउसेस नॉर्दर्न एरिया में, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन तक सप्लाई पहुंच जाएगी। और पोर्ट एरिया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, मुंद्रा, गुजरात का पिपावाव, ये सब पोर्ट पे सामान जो आएगा वो दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, इन सब एरिया में सप्लाई हो जाएगी। तो यही लिख रहा है कि जो ऑलरेडी पुराने रूट थे वो सैचुरेटेड थे, प्लस उनमें पैसेंजर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो फ्रेट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान की ढुलाई के लिए ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर एक डेडिकेटेड रूट हो गया, जो पैसेंजर ट्रैफिक वाले को एक तो लोड को कम करेगा, जो पैसेंजर वाले रूट हैं उस लोड को कम करेगा, पैसेंजर ट्रेन फिर डिले कम होंगी। और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेडिकेटेड रूट होंगे, जल्दी से जल्दी सामान लाना ले जाना, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री फैक्ट्री में बना हुआ सामान अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच पाएगा। और पोर्ट तक भी कनेक्ट है, पोर्ट एरिया तक भी कनेक्टेड है कि बड़े बड़े शिप से जो सामान आता है वो भी यहां से लाना ले जाना हो पाएगा ट्रेन नेटवर्क के माध्यम से। तो ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर का ये मुख्य फायदा है, क्योंकि भारत का काफी हिस्सा कवर कर ले रहा है ये।
कई सारे बड़े बड़े सिटीज में कवर हो जा रहे हैं। और जैसे इकोनॉमी को बूस्ट देना है, जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो उस तरह से हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रोल और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रोल और बढ़ता चला जाएगा, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में इसका अहम योगदान है। प्रोजेक्ट फंडिंग क्या की गई? अब एग्जाम में फंडिंग पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर कम से कम बस पता रहे कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। 81,459 करोड़ रुपए ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी की जो लागत है, लगभग ये इंक्लूडिंग जमीन की कीमत 81,459 करोड़ रुपए लगभग कॉस्ट, ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंक्लूडिंग लैंड कॉस्ट मिलाकर लगभग इतनी लागत से तैयार हुआ है, जिसमें विदेशी फंडिंग भी है। जापान की संस्था जीका और वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड बैंक और जापान की जीका, इनके द्वारा भी इसमें फंडिंग की गई थी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा और जापान की कंपनी है, जापान एजेंसी है जापानी जीका, इन दोनों के द्वारा फंडिंग इस प्रोजेक्ट को किया गया था। फीचर्स क्या क्या हैं? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 3381 रूट किलोमीटर 9 राज्यों से गुजरता है। मेगा रेलवे प्रोजेक्ट है। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हमने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हैं कि जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है लगभग कितना एरिया कवर कर रहे हैं। शॉर्ट में वही समरी की फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। मतलब कितना जरूरी है इकोनॉमी के लिए, डाटा से ये पता लग रहा है कि इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। ग्रीन इंपैक्ट, DFCCIL जो ये ग्रीन कॉरिडोर, ये जो हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, ये इन्वायरमेंट को फायदा कैसे कर रहे हैं? लगभग 400 मिलियन टन CO2 कम रिलीज हो रही है। इनके बनने से लगभग 400 मिलियन टन CO2 कम रिलीज हुई, तो इन्वायरमेंट को फायदा हुआ, क्योंकि जितना लोड ये कैरी कर रहा है, अगर ये नहीं होते तो उतना सामान आप ट्रकों से ट्रांसपोर्टेशन करते, उतना ज्यादा डीजल जलता, ग्रीन हाउस गैस और ज्यादा आती। तो DFCCIL ने रोड नेटवर्क का लोड भी कम किया है। रोड नेटवर्क के लोड को कम किया है, तो उतना डीजल पेट्रोल कम जला और एनवायरनमेंट को भी फायदा हुआ और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट मिला। तो DFCCIL ने जो ऑलरेडी सैचुरेटेड रोड नेटवर्क था, उस ट्रैफिक को कम करने में मदद की, उतने ट्रक वहां से हट गए। दूसरा, रेल ट्रांसपोर्टेशन को भी बूस्ट मिला, फ्रेट से जो कमाई रेलवे को आएगी वो बढ़ी, और ग्रीन हाउस गैस को कम करने में भी मदद मिली। तकरीबन 450 मिलियन टन CO2 कम आया। शुरू के 30 साल के ऑपरेशन में लगभग अनुमान है, ये माना जा रहा है, एक्सपेक्टेड है, अनुमान है कि लगभग 450 मिलियन टन CO2 30 साल जब पूरे हो जाएंगे, लगभग इतनी बचत होगी। 30 साल का अनुमान है कि 450 मिलियन टन CO2 की बचत होगी, उतना कम एटमॉस्फेयर में आएगा। DFCCIL का कारपोरेट हेडक्वार्टर नोएडा, ईस्टर्न कमांड जो है और वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर का प्रयागराज, अहमदाबाद। DFCCIL का कारपोरेट हेडक्वार्टर नोएडा में, ईस्टर्न कॉरिडोर प्रयागराज, वेस्टर्न कॉरिडोर अहमदाबाद। अभी इसके MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर है इस समय प्रवीण कुमार। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार। DFCCIL कारपोरेट हेडक्वार्टर नोएडा, ईस्टर्न कॉरिडोर का हेडक्वार्टर प्रयागराज, वेस्टर्न का अहमदाबाद, और MD है इस कंपनी के प्रवीण कुमार। तो छोटे बड़े जैसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें कवर होते जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क जो है, ये मैप है, देखो उसका। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो हाईवे नेटवर्क है, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क। बाद में फिर वो रेल नेटवर्क को भी हम नाम दे रहे हैं, इंडियन रेलवे का गोल्डन नेटवर्क, वो बेसिकली नाम हम यहीं से ले रहे हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बेसिकली हाईवे प्रोजेक्ट था, अटल बिहारी वाजपेयी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था। इसी नाम को यूज करते हुए रेलवे का जो रूट है उसको भी आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम से बोल रहे हो कि इंडियन रेलवे का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो पीछे पैरा में हमने पढ़ा था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम से हाईवे प्रोजेक्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी ने फाउंडेशन स्टोन रखा, तो जो रेलवे नेटवर्क उस रूट पे है उसको इंडियन रेलवे का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम दिया गया है। जबकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पीछे आपने पैरा में पढ़ा, वो इंडियन रेलवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेलवे रूट आप बोल रहे हो, वो रेलवे के लिए आप वर्ड यूज कर रहे हैं। जबकि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल वर्ड जो आया है वो ये हाईवे प्रोजेक्ट हुआ करता था। पॉइंट समझ आ रहा है?
तो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 महानगरों को जोड़ रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो यहां मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल मेंशन कर दिया है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 नेशनल हाईवे भारत के उनको कनेक्ट किया गया था जहां से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई की कनेक्टिविटी आपको मिल जाए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल शब्द की शुरुआत हुई कहां से? 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय पीएम थे, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था जिसमें 4 बड़े हाईवे उनको आपस में कनेक्ट करके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल शेप बन रही थी, वहां से ये नाम आया। इसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई 4 महानगरों को जोड़ रहे थे जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। 4 महानगर, यहाँ पे नेशनल हाईवेज वगैरह जो बनेंगे, कनेक्टिविटी जो हुई उससे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, समय बचत होने लग गई, एक रोड नेटवर्क इंडिया में डेवलप होना शुरू हुआ अच्छे स्केल पर, बूस्ट मिला इकोनॉमी को। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड प्रोजेक्ट इन इंडिया, और यही नाम हम रेलवे के लिए भी यूज कर रहे हैं बार बार। ये हाईवे प्रोजेक्ट था, यहीं से नाम लेके हम रेलवे के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट रहा और दुनिया में 5वें स्थान पर रहा। भारत का सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड का 5वें नंबर पे है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो प्रोजेक्ट है उसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। कुल लंबाई इसकी 5846 किलोमीटर। ठीक है, तो देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में, बूस्ट देने में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो टोटल लंबाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की 5846 किलोमीटर है, माइल्स में 3633 माइल्स। 1999 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 2012 में ये कंप्लीट हुआ। क्लियर है? तो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है तो मेंटेन कौन करेगा? एनएचएआई करेगी। एनएचएआई के अंतर्गत में आएगा ना, तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये। एनएचएआई इसको मेंटेन करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत आती है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, फिर एक बार देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट 4 नेशनल हाईवे को कनेक्ट करके दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को आपस में जोड़ा गया, क्वाड्रिलेटरल की शेप बन रही है। ये भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और सबसे लंबा हाईवे प्रोजेक्ट है देश का और दुनिया का 5वां। कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। 99 में शुरुआत हुई थी, 2012 में ये पूरा हुआ। और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये बनाया गया था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसके पहले चरण में ये बना था। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला फेज में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनना था और इसका कंस्ट्रक्शन, इसका मेंटेनेंस एनएचएआई के अंतर्गत आता है। इसका कंस्ट्रक्शन और इसको मेंटेन करना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क दोनों इंपॉर्टेंट। तो रोड नेटवर्क पे बर्डन पड़ रहा था तो रेल नेटवर्क उसको अल्टरनेट है, एक तरीके से सस्ता भी पड़ता है रेल नेटवर्क। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवेज को इंडिया में मेंटेन करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत आता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जो नेशनल हाईवेज बने हैं ज्यादातर 4 और 6 लेन के हाईवे हैं, जो 324.9 बिलियन इतनी लागत से बने। 324.9 बिलियन रुपीस के टर्म में इतना पैसा लगा। ठीक, तो 4 से 6 लेन के हाईवे इसमें है जो 324.9 बिलियन रुपए इतनी लागत से बने। अगला सवाल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहां से कहां तक जो रूट है वो कितने किलोमीटर का है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लंबाई आप देखोगे, दिल्ली से कोलकाता की जो लेंथ है वो 1453 किलोमीटर का है। 5846 टोटल था ना, तो 1453 दिल्ली कोलकाता वाला रूट। चेन्नई से मुंबई जाओगे 1290, कोलकाता चेन्नई जाओगे 1684 और मुंबई से दिल्ली जाओगे 1419। तो जो टोटल रूट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, किस सिटी से किस सिटी तक जाने में, मतलब उसकी चारों भुजाओं की लंबाई कितनी है, हर भुजा जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की उसकी लेंथ कितनी है? दिल्ली कोलकाता 1453, चेन्नई मुंबई 1290, कोलकाता चेन्नई 1684, मुंबई दिल्ली 1419। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजाओं की लेंथ इतनी है। ये स्टार्ट होता है दिल्ली से, रूट स्टार्ट होता है दिल्ली से, उसके बाद नॉर्थ की तरफ NH1, यहां से आगरा पहुंचेंगे, फिर यहां से साउथ की तरफ NH2 कोलकाता तक पहुंचाएगा,
फिर कोलकाता से NH6 पकड़ के चेन्नई, फिर चेन्नई से NH4 पकड़ के मुंबई, फिर NH8 लेकर वापस दिल्ली। इस तरह से बना हुआ है ये। नेशनल हाईवेज को जोड़ के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तैयार किया गया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का भारत के लिए क्या फायदा रहा? फास्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मिला, मेजर सिटीज और पोर्ट हमारे जुड़ गए, कनेक्टिविटी अच्छी मिल गई, जिससे खेती, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कल्चरल सेंटर, इन सबको फायदा मिला। गुड्स का मूवमेंट और लोगों का आना जाना आसान हो गया, टाइम की बचत हो गई, जॉब क्रिएशन में मदद मिली, छोटे शहरों को भी फायदा मिला इसके बनने का, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में सहायता मिली। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के आसपास कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए, फार्मर्स को फायदा मिला, अपनी खेती से जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उसको मंडी तक पहुंचाने में या बड़े शहरों तक ले जाने में, जिससे वेस्टेज कम हुई। किसानों को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का फायदा मिला कि जो चीजें वो उगा रहे थे वेस्ट होने से पहले ही बड़े शहरों तक पहुंचा पा रहे थे। पहले वो चीजें वेस्ट हो जाती थी, आसानी से पहुंचा नहीं पाते थे, वो समय ज्यादा लग जाता था। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को फायदा मिला, इकोनॉमिक ग्रोथ को बेनिफिट मिला। ट्रक ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में बढ़ा, ट्रक ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट मिला। पर अब ईस्टर्न कॉरिडोर वेस्टर्न कॉरिडोर बना के हम इस लोड को कम कर रहे हैं। तो रेलवे और रोडवे दोनों क्या चल रहे हैं? एक दूसरे के पैरेलल। भाई रेलवे का अगर ट्रैफिक कम होगा तो रोड पे बर्डन आएगा, और रोड का बर्डन कम करना है तो रेलवे को बढ़ाना पड़ेगा। यही तो, रोड का बर्डन कम करना है तो अल्टरनेट तरीके अपनाने पड़ेंगे। कोई रिवर ट्रांसपोर्टेशन हो या एयर ट्रांसपोर्टेशन हो या रेल ट्रांसपोर्टेशन हो। रेल ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ेगा आपको, रिवर ट्रांसपोर्टेशन अभी अपने यहाँ उतना डेवलप हुआ नहीं है। रिवर ट्रांसपोर्टेशन, गंगा में ट्रांसपोर्टेशन अभी उतना एडवांस लेवल पे नहीं है, उतना लोड आप नहीं कैरी कर पाओगे। तो आपके पास ले दे के रेल, रोड, एयर ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा। तो जितना रोड पे ट्रैफिक बढ़ेगा तो रेलवे की तरफ आप बूस्ट करोगे, भाई रेलवे पे शिफ्ट कर जाए। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट के ये सब भारत को फायदे मिले। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को और एक्सपेंड भी किया जाना है, सेफ्टी फीचर को भी बढ़ाना है, और नई लेन वगैरह भी इसमें बनाई जाएंगी। अभी इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को और एक्सपेंड करेंगे, एडिशनल लेन जोड़ी जाएंगी और सेफ्टी फीचर भी बढ़ाए जाएंगे। नए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वगैरह भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जोड़े जाएंगे। तो अभी गवर्नमेंट का प्लान, ये नया प्लान है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को एक्सपेंड करना है, नई लेन जोड़नी है, सेफ्टी फीचर बढ़ाने हैं, और उसके अलावा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से भी कनेक्ट करना है। क्योंकि रेलवे से भी सामान उतरने के बाद रोड नेटवर्क की जरूरत तब भी पड़ेगी आपको। ट्रेन से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दोगे, पर वहां पे भी सामान उतरने के बाद रोड नेटवर्क आपको वहां भी चाहिए। तो पोर्ट्स और रेलवे रोड नेटवर्क उसके पास भी होना चाहिए। हर जगह तो रेल नहीं जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं रेलवे और रोडवे सब आपस में इस तरह से कनेक्ट हो कि एक ग्रिड सिस्टम बन जाए, हर जगह से हर जगह कनेक्टिविटी मिल जाए, एक ग्रिड पैटर्न बन जाए कि रेलवे रोडवे इस तरह से कनेक्ट हो, एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो कि हर जगह से हर जगह कनेक्टिविटी मिल जाए। अब ये आ गया रेलवे का वेस्टर्न कॉरिडोर, जो मैंने आपको समझाया था उसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख दिया है, वही चीज है। वेस्टर्न कॉरिडोर जो आपको बताया है उसी को और एक्सप्लेन करके लिख दिया है, कुछ नया नहीं है, वही सेम चीज जो बताई थी उसी को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, और मैथ में जो बताया था। तो ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों एक साथ समझा दिए थे, अब यहाँ दोनों को अलग अलग लिख दिया है, वही सेम चीज है। कहाँ से कहाँ क्रॉस कर रहा है, कितनी लंबाई है। यहाँ 1504 लिखा है ना, इसको 1506 कर लो। DFCCIL की साइट में एक जगह 1504 लिखा हुआ है, पर ये अपडेट होके 1506 है, ये अपडेट कर लेना। अभी 1506 किलोमीटर है ये, 1504 को 1506 कर लेना। यहाँ पर जो मैंने मैप में ऊपर दिखाया है वही डाटा है, ये मैप जो दिखाया है पीछे वही सेम मैप है। बनने के क्या फायदे वायदे हैं, कहां से कहां तक क्या लंबाई कनेक्ट हो रही है, यही सब है। ये 1506 है। तो मैप से देख के एक बार इसको, 2 किलोमीटर का जो अंतर आ रहा है मैप से एक बार देख लो।
एक बार से मिला लो। वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई यूपी 19, हरियाणा 1, इससे एक बार मैच कर लेना, एक बार इससे मैच कर लेना। किलोमीटर ये पूछेगा टोटल लेंथ कितनी है, स्टेट के अंदर किलोमीटर तो नहीं पूछेगा, पर ये पूछ लेगा किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो हाईएस्ट तो राजस्थान में ही है अभी भी, देखो हाईएस्ट राजस्थान में ही है, क्योंकि ये टाइम टाइम पे कुछ एक्सटेंड भी किया गया है, इसलिए कई जगह डाटा थोड़ा सा मिसमैच करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें टोटल लेंथ कितनी है 1506, सबसे ज्यादा कहाँ है राजस्थान, सबसे कम यहाँ पर यूपी, बस इतना ध्यान रखो। किलोमीटर ना भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा सबसे कम सबसे और टोटल लेंथ कितनी है इतना याद रखो, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये वेरी करता रहेगा, फिर अभी इसमें कोई स्ट्रेच जोड़ देंगे फिर चेंज हो जाएगा ये, तो इससे चक्कर में नहीं पड़ना, सबसे ज्यादा और सबसे कम टोटल लेंथ, इतना ध्यान रखो। तो वेस्टर्न कॉरिडोर में जो ट्रैफिक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई, पिपावाव, मुंद्रा, कांडला, ये सारे जो वेस्टर्न साइड में पोर्ट हैं, वहां से सामान भारत के अलग अलग हिस्से में पहुंचेगा। यहाँ से पेट्रोलियम, ऑयल, लुब्रिकेंट, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, सॉल्ट, कोल, आयरन, स्टील, ये सारी चीजें भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगी। ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। देखो लिखा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 46 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेच है जो खुर्जा बुलंदशहर में जोड़ रहा है ईस्टर्न कॉरिडोर से, मतलब ईस्टर्न और दादरी को कनेक्ट कर रहा है। खुर्जा, बुलंदशहर और दादरी ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न को जोड़ रहा है। ये एक नोट लिखा है मैंने कि 46 किलोमीटर की एक ब्रांच लाइन बनाई है जो खुर्जा, बुलंदशहर जो ईस्टर्न वाले का हिस्सा है और दादरी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जो वेस्टर्न वाले का हिस्सा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो खुर्जा और दादरी 46 किलोमीटर के स्ट्रेच से जुड़ जाएंगे, तो ईस्टर्न वेस्टर्न आपस में यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। 46 किलोमीटर की एक ब्रांच लाइन जो खुर्जा और दादरी को जोड़ रही है। तो खुर्जा ईस्टर्न कॉरिडोर का हिस्सा है, दादरी वेस्टर्न का हिस्सा है। तो खुर्जा और दादरी 46 किलोमीटर लिंक से जुड़ जाएंगे, तो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और मेरठ जो है लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब तैयार हो रहा है। ये मेरठ को सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है ईस्टर्न कॉरिडोर में। मेरठ सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब होगा ईस्टर्न कॉरिडोर में, क्योंकि मेरठ कई सारे एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है, मेरठ से कई एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं, इस वजह से लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा हब मेरठ को तैयार किया जा रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर क्या कहीं कनेक्ट हो रहे हैं? खुर्जा और दादरी के बीच में 46 किलोमीटर की ब्रांच लाइन बना के ये दोनों फ्रेट कॉरिडोर आपस में जुड़ जा रहे हैं। मेरठ सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब तैयार किया जा रहा है जो ईस्टर्न कॉरिडोर में पड़ता है, क्योंकि कई सारे एक्सप्रेसवे से इसको कनेक्टिविटी मिलती है। वेस्टर्न कॉरिडोर को डीएमआईसी से भी जोड़ रहे हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी। जो वेस्टर्न कॉरिडोर है हमारा वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी कनेक्ट हो रहा है, इसकी बैकबोन है। डीएमआईसी के लिए बैकबोन की तरह काम करेगा वेस्टर्न डीएफसी। वेस्टर्न डीएफसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए बैकबोन की तरह काम करेगा डीएमआईसी के लिए। तो रेलवे हाईवे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, रेलवे कॉरिडोर और हाईवे नेटवर्क दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई ट्रेन जहां से गुजरेगी, हाईवे चाहिए, आसपास वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे स्टोरेज के लिए, इंडस्ट्री फैक्ट्री स्टोरेज बनानी पड़ेगी, तो वहां से ट्रेनों में सामान लादना है, उतारना है, वेयर हाउस चाहिए। तो ये सब एरिया जो बन रहे हैं रेलवे नेटवर्क और हाईवे नेटवर्क, कई सारे एरिया में आप देखेंगे वेयर हाउस क्लस्टर वगैरह बन रहे हैं, और कई सारे किनारे इंडस्ट्री फैक्ट्री तैयार हो रही है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आए। ठीक इसी तरह से फिर ईस्टर्न कॉरिडोर लुधियाना पंजाब से शुरू होके दानकुनी बंगाल तक ये है, मेरठ, कानपुर यूपी, ये सब इस पे पढ़ते हैं, ये सब इस पे पढ़ते हैं, बड़े बड़े सिटी इस पे पढ़ते हैं। डीएफसीसीआईएल ने इसको तैयार किया। कहां से कहां तक जा रहा है? 1861 किलोमीटर लंबाई है, 1861 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें 401 किलोमीटर लुधियाना से खुर्जा, 46 किलोमीटर खुर्जा से दादरी, फिर 351 खुर्जा कानपुर रूट बताया है। ईस्टर्न कॉरिडोर कहां कहां से पास कर रहा है, कितनी लेंथ है वो लिखा है। ये मैप है इसका ईस्टर्न कॉरिडोर का। तो जो मैंने कंबाइंड मैप दिखाया था यहाँ पे अलग अलग मैप फिर से दिखा दिया। लुधियाना से शुरू होके दानकुनी बंगाल तक खत्म होता है, और कहां से कितना रूट है, कानपुर मुगल सराय, फिर मुगल सराय सोननगर, फिर सोननगर से दानकुनी, इतने इतने किलोमीटर का रूट है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, ये क्लियर हो गया।
सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम हरियाणा। ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई 1861 किलोमीटर है, सबसे ज्यादा यूपी में है, सबसे कम हरियाणा में है। तो की पॉइंट्स याद रखने हैं, रटना नहीं है कुछ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस रूट पे भी कई सारी चीजें जो है, मिनरल्स वगैरह हैं, कई सारी चीजें यहाँ इन सब एरिया में कोल फील्ड वगैरह सप्लाई हो जाएगी। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, वही कनेक्टिविटी बता रहा है, ये कुछ है नहीं। सीमेंट, फर्टिलाइजर, लाइम स्टोन, ये सब चीजें सप्लाई हो जाएंगी एक से दूसरी जगह इसके माध्यम से। फ्यूचर डीएफसी, 3 प्रपोज डीएफसी और बन रहे हैं। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर बनना है एक, लगभग 1080 किलोमीटर, ये प्रपोजल है। फ्यूचर डीएफसी है ये, फ्यूचर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इनमें केवल यही क्वेश्चन है, फ्यूचर डीएफसी जो बनने हैं कहां से कहां तक बनना है, बस यही क्वेश्चन है। फ्यूचर डीएफसी जो बनना है, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर बनना है, ये कहां से कहां कनेक्ट करेगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनना है, ये कहां से कहां जोड़ेगा। तो प्रपोजल ये 1080 किलोमीटर का ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, इनको जोड़ रहा है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, और एग्जिस्टिंग खड़गपुर विजयवाड़ा कोस्टल रेलवे लाइन है, उसके पैरेलल है ये, उसी के पैरेलल है। और 3 रेलवे जोन से होकर गुजरेगा, रेलवे की 3 जोन से पास करेगा। ईस्ट वेस्ट की बात करें, ईस्ट वेस्ट वाला भुसावल से लेके दानकुनी बंगाल तक, भुसावल से दानकुनी तक जाएगा ये रूट। कौन कौन से राज्य पड़ेंगे, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इतने राज्यों से गुजरेगा। लंबाई 1551। और तीसरा वाला जो प्रपोजल है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ वाला इटारसी से लेके नागपुर विजयवाड़ा, इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा, ये रूट होगा। तो 2-2 लाइन लिख दिया प्रपोजल वाले, कहां से कहां गुजरेंगे, बस यही सवाल है। कहां से कहां पास करेंगे, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको हो गई। इंडस्ट्रियल एरिया, सीमेंट प्लांट, थर्मल पावर स्टेशन, अब ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं बनेगा इस पर, उनका क्या यूज है, जो नए प्रपोज डीएफसी बनेंगे उनका क्या फायदा होगा। इंडस्ट्रियल रूट के आसपास से गुजरेंगे तो वहां डेवलपमेंट होगा, थर्मल पावर स्टेशन है, सीमेंट प्लांट है, लॉजिस्टिक पार्क है, ये सब चीजें यहाँ पर ऑलरेडी हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस पर नहीं बनता। कन्वेंशनल लिखना और डिस्क्रिप्टिव आरपीएससी मेंस में वहां ये काम आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव इस पर नहीं बन रहा। अब आ जाते हैं कुछ सिंगल लाइनर, रेलवे के कुछ सिंगल लाइनर मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, कल भी कराऊंगा। सिंगल लाइनर सीधे सीधे क्वेश्चन आता है जो 18वां रेलवे जोन कौन सा है, कहां हेडक्वार्टर, अभी बताया था, साउथ कोस्ट रेलवे, विशाखापट्टनम। सिंगल लाइनर क्वेश्चन की तरह है ये। 18th रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम, आंध्रा। रेलवे बोर्ड में पहली महिला चेयरपर्सन अभी कुछ टाइम पहले ही थी, जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा, ये सवाल आएगा किसी एग्जाम में। रेलवे बोर्ड में पहली महिला चेयरपर्सन अभी कुछ समय पहले बनी थी, जया वर्मा सिन्हा। इस समय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का क्या नाम है, श्री सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के अभी चेयरमैन कौन है, श्री सतीश कुमार। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम में आएंगे ये। पहले रेल मंत्री कौन थे, 1947 आजाद भारत में, जॉन मथाई उनका नाम था। पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। पहली महिला रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी। करंट मिनिस्टर रेलवे के अश्विनी वैष्णव। पहली स्टीम ट्रेन, भाप इंजन से ट्रेन चलती, सबसे पहले चली थी, भाप इंजन से ट्रेन चली थी स्टॉकटन से लेके डार्लिंगटन रेलवे, 1825 में इंग्लैंड में चली थी। भाप इंजन वाली जो पहली ट्रेन चली थी 1825 इंग्लैंड में, जगह ये थी स्टॉकटन डार्लिंगटन रेलवे। पहली पैसेंजर ट्रेन भारत में चली जो गवर्नर जनरल उस समय डलहौजी था, इसके समय चली थी 1853 में, बॉम्बे और थाने के बीच। पहली पैसेंजर ट्रेन भारत में डलहौजी के समय चली थी, बॉम्बे थाने के बीच। इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन दुनिया में सबसे पहला ट्रायल सीमेंस कंपनी ने किया था बर्लिन में 1879 में। पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन सीमेंस कंपनी 1879 बर्लिन जर्मनी में। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भारत में 1925 में चली, बॉम्बे से कुर्ला के बीच, बॉम्बे वीटी एंड कुर्ला के बीच, बॉम्बे वीटी एंड कुर्ला के बीच चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में। तो भाप वाली 1853 में भारत में चली है और इलेक्ट्रिक वाली 1925 में चली है।
सबसे लंबा ट्रेन रूट दुनिया में ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो सबसे लंबा रूट है 9,289 किलोमीटर, जो रशिया के मॉस्को से लेके व्लादिवोस्तोक तक चलती है। रशिया का एरिया बहुत ज्यादा है ना, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे 9,289 किलोमीटर लंबाई, इतना लंबा रूट है मॉस्को से व्लादिवोस्तोक के बीच। भारत में सबसे लंबा ट्रेन रूट पहले हिमसागर एक्सप्रेस का हुआ करता था, कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू से कन्याकुमारी हिमसागर एक्सप्रेस का पहले हुआ करता था। अभी सबसे लंबा रूट भारत में विवेक एक्सप्रेस का है, 4,000 किलोमीटर से ऊपर है। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है, असम से कन्याकुमारी। हिमसागर एक्सप्रेस चलती थी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, हिमसागर ये पहले थी, अभी विवेक एक्सप्रेस है। तो हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी चला करती थी, सबसे लंबा रूट इसका हुआ करता था पहले। अब इस समय सबसे लंबा रूट है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। हिमसागर एक्सप्रेस से लंबा रूट है विवेक एक्सप्रेस का, विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है, 4189 किलोमीटर रूट है। तो सिंगल लाइन क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इनमें से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगला सवाल, सबसे लंबी रेलवे टनल दुनिया में यूरोप में आल्प्स के जो पहाड़ हैं, आल्प्स माउंटेन है, वहां पे टनल है गोथार्ड बेस टनल, स्विट्जरलैंड। गोथार्ड बेस टनल रेलवे की सबसे लंबी टनल है दुनिया में, 57.09 किलोमीटर। रेलवे की सबसे लंबी टनल दुनिया में गोथार्ड बेस टनल, स्विट्जरलैंड, आल्प्स की पहाड़ियों से गुजरती है, 57.09 किलोमीटर है। सबसे लंबी रेल टनल भारत में पीर पंजाल रेल टनल, ऑपरेशनल जो अभी है उसकी बात कर रहे हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन एक टनल बन रही है, जब वो ऑपरेशनल हो जाएगी तो वो सबसे लंबी हो जाएगी। 14.57 किलोमीटर की टनल बन रही है, जो देवप्रयाग से जनासू के बीच, उत्तराखंड में देवप्रयाग जनासू, एक्चुअल में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लिंक प्रोजेक्ट है, 125 किलोमीटर का। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लिंक प्रोजेक्ट है। उसी प्रोजेक्ट में देवप्रयाग पड़ेगा रास्ते में, देवप्रयाग से जनासू तक के बीच टनल बनाई जा रही है, 14.57 किलोमीटर रेलवे टनल है ये। रोड टनल की बात नहीं कर रहा हूं, रेलवे टनल। तो अगर हम रेलवे टनल की बात करें तो दुनिया में सबसे लंबी रेलवे टनल है गोथार्ड बेस टनल, स्विट्जरलैंड की, 57.09 किलोमीटर, आल्प्स की पहाड़ियों से गुजरती है। और इंडिया में सबसे लंबी रेल टनल जो ऑपरेशनल है 11.215 किलोमीटर, इसको हम पीर पंजाल टनल भी कहते हैं, और एक और नाम से जानते हैं बानिहाल काजीगुंड। इसको पीर पंजाल टनल या बनिहाल काजीगुंड नाम से भी जानते हैं। ये जम्मू बारामूला लाइन का पार्ट है। अभी जम्मू से बारामूला जो रेलवे लाइन डेवलप हो रही है उसका पार्ट है ये। अभी तो चेनाब के ऊपर ब्रिज बन गया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, वो सब आगे बताऊंगा मैं। करंट अफेयर में पहले पढ़ा चुका हूं, यहाँ फिर से बताऊंगा, क्योंकि रेलवे के जो टॉपिक हैं एग्जाम के मतलब के हैं। तो सबसे लंबी रेलवे टनल जो ऑपरेशनल है भारत के अंदर 11.215 किलोमीटर, बनिहाल काजीगुंड रेलवे टनल या पीर पंजाल टनल बोलते हैं। ये जम्मू से बारामूला जो लिंक है उसका पार्ट है, उस पर पड़ती है जम्मू कश्मीर। एक दूसरी टनल जो अभी बन रही है, जब ये बन जाएगी देवप्रयाग से जनासू टनल, इतनी लंबी टनल है कि एक तरफ एंटर करोगे देवप्रयाग, जहां निकलोगे जनासू उत्तराखंड, ये लंबाई 14.5 किलोमीटर के ऊपर है। और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का रूट डेवलप हो रहा है जिसमें ये टनल पड़ेगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जब भविष्य में आप ट्रेन से जाएंगे तो देवप्रयाग से जनासू के बीच टनल पड़ेगी जो 14.5 किलोमीटर के ऊपर होगी। अभी ये ऑपरेशनल होनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये बन जाएगी तो ये सबसे लंबी टनल होगी रेलवे की भारत में। ठीक है, रोड टनल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, रेलवे की बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, पहले गोरखपुर का प्लेटफॉर्म हुआ करता था 1.36 किलोमीटर और मीटर में 1366, किलोमीटर में 1.36 और मीटर में 1366। सबसे लंबा दुनिया का रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक, अब ये बन गया है श्री सिद्धरूधा स्वामी जी हुबली जंक्शन, 1.5 किलोमीटर के ऊपर है कर्नाटक में। वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धरूधा स्वामी जी हुबली जंक्शन, 1.5 किलोमीटर के ऊपर है कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है अभी। और दूसरे नंबर पर आ गया है गोरखपुर, ये टॉप पे हुआ करता था पहले, 1.36 है गोरखपुर वाला।
क्लियर है? तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, इंडिया का नहीं दुनिया का, 1.5 किलोमीटर के ऊपर है, कर्नाटका का हुबली। और वर्ल्ड में सेकंड लॉन्गेस्ट है गोरखपुर, 1.36 किलोमीटर। कोई ऐसा रेलवे स्टेशन जो प्राइवेट कंपनी मैनेज करती हो, पहला है भारत में हबीबगंज, भोपाल का, एक तो भोपाल का मेन स्टेशन है, एक हबीबगंज स्टेशन है। हबीबगंज स्टेशन का नाम ही, दूसरा नाम रानी कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ये प्राइवेट कंपनी मैनेज करती है। भारत का पहला प्राइवेटली मैनेज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो हबीबगंज स्टेशन भी कहते हैं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डेवलप किया गया था। भारत का पहला बोल रहा हूं मैं, भारत का पहला प्राइवेटली मैनेज, भारत का पहला प्राइवेटली मैनेज स्टेशन रानी कमलापति, हबीबगंज, भोपाल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पे डेवलप किया गया। क्लियर है? ठीक है, चलो यहां तक की कथा समाप्त, लेक्चर कंप्लीट, पीडीएफ भी आपको दे दी है। अगला लेक्चर अब कल होगा, तो 1 से 2 क्लास में करा दूंगा ये पूरा मैं, 1 से 2 क्लास, कल ही वैसे काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, 1 से 2 क्लास में करा देंगे, काफी होगा इतना। ठीक, उसके बाद फिर 1-2 क्लास करंट अफेयर की करा देंगे, जिसमें आपका आधा मई और जून ये अपडेट हो जाएगा। तो जुलाई के जो एग्जाम है वो काम चल जाएगा आपका। 10 मई तक का करंट अफेयर हो रखा था, अब मई बचा हुआ और जून, इतना करा देंगे, तो जुलाई तक जितने एग्जाम जुलाई में है, बीपीएससी, आपका DFCCIL, जुलाई के एग्जाम सारे उसमें कवर हो जाएंगे आपके। करंट अफेयर बाकी सारा हो रखा है, इधर 1-1.5 महीने का ऐड कर देंगे। ये एग्जाम 10 तारीख का है, तो इसमें आपका 10 जुलाई का, जून नहीं आएगा, लास्ट का 1 महीने का नहीं आता। DFCCIL का पेपर 10 जुलाई का है, तो आपका इसमें 10 जून के बाद का डाटा करंट अफेयर का नहीं पढ़ना है, इसमें आपका जून फर्स्ट वीक तक का ही मतलब का है। और जुलाई के लास्ट में जो एग्जाम है RO वगैरह के, उनमें आपका 1 महीना लास्ट का नहीं पढ़ना, मतलब 20 जून तक का पढ़ लें और लास्ट का 1 महीना लगभग ना पढ़ें। ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं, अब इसके आगे की स्टोरी कल। तो प्रॉपर पीडीएफ भी मिल गई, लेक्चर भी हो गया, सारा सिस्टमेटिक ऐसे मिल जाएगा, रीड कर लेना इसको एक बार। अब कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो। सोशल एस्पेक्ट राजस्थान जो चल रहा था, 7 लेक्चर हो चुके हैं, ये 2-4 क्लासेस कंप्लीट करने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे उसको। गुड बुक फॉर इकोनॉमी, सबसे पहले तो लक्ष्य एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। 11th-12th की एनसीईआरटी देख लो, अगर समझ में आ जाए तो वो अच्छी किताबें हैं। कुछ इकोनॉमी तो मैंने जीके करंट अफेयर के साथ पढ़ाया हुआ है, उसके साथ इकोनॉमी 11th-12th अगर बुक देख लो, इकोनॉमी समझ आ जाए तो बेटर है। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। कल भी सेम टाइम पे क्लास है लाइव में। और DFCCIL रेलवे का टॉपिक जो है यूट्यूब पे भी डाल देंगे, 2-3 लेक्चर जो उसके मैं कराऊंगा, मैंने कमिट किया था, इसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे। तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है वो आर्ट एंड कल्चर की अच्छी किताब है, तमिलनाडु बोर्ड वाली जो किताब है आर्ट एंड कल्चर की अच्छी है, वो इकोनॉमी की मैंने देखी नहीं है, आर्ट एंड कल्चर की अच्छी है वो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। DFCCIL रेलवे जो करा रहा हूँ यूट्यूब पे भी कमेंट किया था मैंने, वो डाल देंगे उस पर जो मैंने